आज है हमारा चैप्टर डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। उस स्टेट की पॉलिसी कैसी हो, उसकी मंशा क्या हो, वो क्या देना चाहे हमारे आपके अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। कुछ हमारे ऐसे धर्म जो हमें फॉलो करने ही चाहिए और हर भारतीय को नागरिक को करने पड़ेंगे, ये बात है। लेकिन इंडियन जो है, गांधी जी वहां पे थे, नेहरू जी वहां पे थे, अंबेडकर जी वहां पे थे। लो भैया, अब इनको डील करके दिखाओ। इन्होंने सब गवर्नर जनरलों ने, वाइस रॉय लोगों ने, इन्होंने लिखा ब्रिटेन सरकार को कि ये नहीं मान रहे, ये आप जो वहां से लिख के भेजते हो लंदन से, हम ये वो करूंगा तो यहाँ ये लोग मुझे घेर लेंगे। मैं तुम्हारे आईओआई वाला मुझे नहीं चाहिए जो तुम अपने वहां से बना के लाते थे। मुझे आयरलैंड से मिल गया, तुम्हारी पड़ोसी से। उसकी कोई भी जब हमारी ये जब पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सोच के आती है कि भैया हम इतना तो करेंगे यार। क्या करेंगे? कुछ रियायत देंगे, कुछ हल्का करेंगे, कुछ बिजली का बिल, कुछ ये पानी, कुछ और चीजें, कुछ और पोल्यूशन कम करें। तो ये सबके लिए है ना। तो सरकार जब नहीं काम अच्छा करेगी तो क्या होगा? फिर ये जनता के पास जाएगी वोट मांगने। जनता कहेगी जरा साहब इधर आओ, जरा मंत्री जी नीचे आओ, जरा यहाँ बैठो, जरा हमारे बराबर। अब आपको तो चाहिए कि साहब आप ये अच्छा ला देते, वो अच्छा ला देते, आपने तो नहीं लाए। अगर आपने ड्यूटी नहीं निभाई तो उनका होने का पार्ट 3 पार्ट 4 का पूरा कंप्लीशन, उनका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है यूपीएससी वाला में। आज है हमारा चैप्टर डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज। अब फंडामेंटल राइट्स तक हम बढ़ चुके थे, उसके बाद आपकी हैप्पी दिवाली आ गई। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी आशा है आपकी दिवाली बहुत अच्छी मनी होगी। आपने अच्छी खासी खूब आपने अगरबत्तियां, धूप बत्तियां, दीपक, दिए सब जलाए होंगे और पटाखे थोड़े बहुत नहीं छुड़ाए तो ज्यादा अच्छा है। कोई बात नहीं, चलो छुड़ा भी लिए होंगे तो क्या ही हो जाएगा ना। अब इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स हम कवर कर चुके हैं, तो आपके अधिकारों की बात हो गई है। लेकिन खाली अधिकारों से इस संविधान ने पूरी चीज हासिल नहीं करवाई हम लोगों को। कुछ और भी चीजें थी। वो क्या है? डीपीएसपीज हैं। और इनको डीपीएसपीएस मत पढ़ देना, ये एस छोटा होना चाहिए पर यहां बड़ा है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम जो पढ़ेंगे इसमें, वो हम क्या पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। मतलब क्या है डायरेक्टिव? मतलब समझते आता है? डायरेक्टिव मतलब होता है कि किस तरफ इशारा है, किस तरफ डायरेक्शन है जाने का। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल माने कुछ ऐसे सिद्धांत जो किसको याद रखने पड़ेंगे? जो उसको याद रखने पड़ेंगे जो पॉलिसी बना रहा हो। दैट मींस स्टेट को याद रखने पड़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट यानी हमारा राज, हमारा इंडियन पॉलिटी जैसी भी गवर्न हो रही है, उस स्टेट की पॉलिसी कैसी हो, उसकी मंशा क्या हो, वो क्या देना चाहे हमारे आपके अधिकारों को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। तो वो बात है। तो पॉलिसी कैसी होगी? कानून बनाते समय और कानून का पालन करवाते समय, दोनों ही चीजें। ठीक है। हम इसका साथ में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, हम इस चैप्टर को एक साथ कवर कर रहे हैं। जनरली क्या होता है जब हम पढ़ते हैं इसको अपने आप से, तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी एक साथ आते हैं। लेकिन हमारे यहां पे चैप्टर हमने जैसे बांटे हैं, तो अब आपको आज की क्लास में डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी मिल रहा है। कोई बात नहीं साहब, आ जाएगा क्या, ऐसा भी क्या हो जाएगा, हम तो पढ़ ही लेंगे जहां भी होगा, है कि नहीं। नाउ ये दो टॉपिक हैं इस चैप्टर में। इसमें क्या क्या कवर करेंगे? हम डीपीएसपीस का तो कवर करेंगे कि पहले इनकी साहब क्या, इनके ओरिजिन क्या है, क्यों आए ये, क्या चाहते थे ये, ओरिजिन है इनका क्या, व्हाट आर दे, क्या होगा इनसे। इसके अलावा हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस क्या क्या है। सिमिलैरिटी किससे? फंडामेंटल राइट से। सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस कुछ तो होंगे ही होंगे, तो वो हमें देखने हैं इनके। ठीक है साहब। इसके अलावा जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसके बारे में जानना है हमें कि इनका ओरिजिन क्या है साहब, ये क्यों याद किए गए संविधान में, ऐसी भी क्या वजह है कि इनको हमने यहीं पे लिख डाला। फंडामेंटल ड्यूटी समझ रहे हो? हमारी कुछ मौलिक हमारे दायित्व, कुछ हमारे ऐसे धर्म जो हमें फॉलो करने ही चाहिए और हर भारतीय को, नागरिक को करने पड़ेंगे, ये बात है। तो हमारे इसका ओरिजिन क्या है, इसमें है क्या क्या, व्हाट व्हाट वाई वाई, जो भी चीजें हैं वो हम देख लेंगे। इसके अलावा हम इसका ये भी देखेंगे कि साहब इसकी महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। ठीक है साहब। चलो यही चैप्टर रहेगा। इस चैप्टर के आपको नोट चाहिए होंगे, कहां मिलेंगे? यू ऑल नो वेयर। कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे संभव 2026 के। आप वेबसाइट पे जाओगे, हमारे ऐप पे जाओगे, तो आपको इसमें एनरोल करना पड़ेगा। इसमें देन देयर यू विल गेट सारे आपके फेसेस जो आपको सबसे फेवरेट हैं। आप इन फेसेस को याद करते हुए, देखते हुए आप अपने पहुंच जाओगे। इस बैच में आ जाना, यहां पर लिंक लगी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक नाउ। अच्छा साहब, इसके बाद हमें तो पता है हमारे बैचेस भी ये हमारे लाइव हो गए। कौन से बैचेस? एक ईयर प्रोग्राम जो हमारा अगले साल जिनको बैच देना है, नहीं सॉरी एग्जाम देना है, तो उनके लिए हमारे बैचेस आर लाइव। प्रहार इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, और उसका अंग्रेजी नाम टाइटन फुल इंग्लिश में, जिसकी प्राइस रिवील्ड इज हियर। ठीक है साहब। अब जो बच्चे 2027 में जाएंगे 2 साल बाद, उनके लिए संकल्प इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दो ही वर्जन है। और इसका प्योर इंग्लिश नाम है इसका पिनैकल, फुल इंग्लिश, फुल अंग्रेजी। इसका भी प्राइस आर रिवील्ड हियर, थोड़ा इससे प्रहार से ज्यादा ही होगी। अब जो बच्चे 3 साल बाद अपना एग्जाम देंगे, उनके लिए 3 साल की तैयारी के लिए प्रारंभ है, और वो इंग्लिश में है और हिंदी में है। अभी मत कहना इंग्लिश में नहीं है सर, तो इंग्लिश में नहीं है, फुल अंग्रेजी में, ये इंग्लिश और हिंदी में ही है। इसकी प्राइस इज रिवील्ड हियर। ठीक है साहब। अब चलते हैं अपनी कहानी पे कि साहब क्या करना है, कैसे करना है, बताओ। लाओ अब डीपीएसपी
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नाम से समझ में आ रहा है कि साहब कुछ डायरेक्शन दे रहे होंगे, ये कुछ इशारा कर रहे होंगे ये कि स्टेट को जब भी कानून बनाए दिमाग में तो ऐसी बातें याद रख ले, तो ऐसी चीजें याद रख ले, कैसी चीजें याद रख ले, अभी हम आगे देखेंगे क्या चीजें हैं वो, और हम ये भी देखेंगे कि इनकी मंशा क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे कैसे ये कैसे कैसे इनका ओरिजिन कैसे हुआ, पहले तो वही समझना ये आए क्यों आए, कहां से आए। तो एक बार ओरिजिन करते समय हम ये देखें कि साहब कैसे हमने इनकी कल्पना क्या सोची। चलो पीछे चलो, एकदम पीछे चलो, कैसे कैसे, कहां है, कहां दिखता है संविधान में, यहां दिखता है, कहां पे, पार्ट 4 में हमारे आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51, 36 से लेके क्या लिख रहा है देखो, 36 से लेके 51, तो 36 टू 51 ये जो आर्टिकल्स हैं 36 टू 51, ये कितने आर्टिकल हो गए, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे आर्टिकल्स फॉर डीपीएसपीज हैं। डीपीएसपी कहां आता है, हमारे संविधान के पार्ट 4 में आता है, चौथा पार्ट में। पहले पार्ट में क्या है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दूसरे में क्या है, नागरिकता, तीसरे में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, चौथे में डीपीएसपीज, और चौथा ए आएगा अभी आगे चल के, अभी अगला इसका जो हमारे इस चैप्टर का आगे का पार्ट फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है साहब, आए कैसे, क्यों आए, क्यों जरूरी थे ये, कैसे आए, क्या सोच हुई इसकी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये एक नाम चलता था, आईओआई, आईओआई क्या है साहब, ये पीडब्ल्यू इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन, नहीं वो नहीं है ये। तो ये क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ये कहां से आते थे, जब याद करो ब्रिटेन गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट क्या करती थी, हमारे जितने भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, याद है, ये हमारे जितने भी वेलेस्ली, हमारे जितने बेंटिक, हमारे जितने कैनिंग, हमारे जितने सारे गवर्नर जनरल, इन सबको क्या होता था, कुछ इनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता था कि तुम वहां इंडिया में, तुम वहां बैठे हो, तुम ऐसे करके कानून सोचना, तुम ऐसे करके बातें बनाना, तुम ऐसे करके इंडियंस को गुमराह करना, जो भी करना, ठीक है। तो ये आईओआई जो थे, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये दिए जाते थे ब्रिटेन की सरकार की तरफ से, किसको, हमारे गवर्नर जनरल जो इंडिया में बैठा करता था उसको, कि तुम जब कानून बनाना तो ऐसी ऐसी बातें लिख देना, ऐसी ऐसी बातें सोच लेना, इंडियन खुश हो जाएंगे या इंडियन जो है बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन इंडियन जो है, गांधी जी वहां पे थे, नेहरू जी वहां पे थे, अंबेडकर जी वहां पे थे, लो भैया अब इनको डील करके दिखाओ। तो अब जो समय लॉर्ड अर्विन, लॉर्ड वेवल, सारे के इन्होंने कहा हम तो बहुत पीटे जाएंगे यहाँ तो लॉर्ड मिंटो हो गए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो गए, इन्होंने सब गवर्नर जनरलों ने, वाइस रॉय लोगों ने, इन्होंने लिखा ब्रिटेन सरकार को कि ये नहीं मान रहे, ये आप जो वहां से लिख के भेजते हो लंदन से, हम ये वो करूंगा तो यहाँ ये लोग मुझे घेर लेंगे। तो ऐसे करके फिर हमारे जीओआई 1935 जो एक्ट आया था, जीओआई 1935 है ना, जो जिस एक्ट के बेसिस पे हमारा संविधान बना है, तो उस 1935 में आईओआई ये वर्ड होता था, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये क्या था, ये था कि ऐसे जब भी आगे चल के सरकार बने, वाइसरॉय ही बनाएगा वो सरकार जो भी होगी, तो वो सरकार काम इस तरीके से करे, ऐसा सोच के करे, ये मन में रखे, ऐसा सोच के रखेगी तो इंडियंस भी खुश हो जाएंगे और ब्रिटेन सरकार जो है हुकूमत चलती रहेगी, ऐसा इनका मानना था। तब से हमने आईओआई जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो हमने देखे। अब जब हमने अपने पार्ट 4 में कॉपी किया इनको, जब अंबेडकर जी ने जब इनको लिया, तो अंबेडकर जी ने कहा नहीं, मैं तुम्हारे आईओआई वाला मुझे नहीं चाहिए, जो तुम अपने वहां से बना के लाते थे, मुझे आयरलैंड से मिल गया, तुम्हारे पड़ोसी से, ब्रिटेन से, भाई इसका जो ब्रिटेन का ही पड़ोसी है आयरलैंड, तो आयरलैंड के संविधान में जिसका नाम होता था EIRE, ऐसा नाम होता था, एयर कुछ भी कह लो उसको। तो इस जगह से इनके संविधान में क्या होता था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अंबेडकर जी ने कहा ये वाला बढ़िया है, मैं यही लूंगा, ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो बोरोड फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं आयर। लेकिन आयरलैंड ने भी कॉपी किया था कहीं और से, तो इनका कॉपी कहां से निकला था, इनका कॉपी निकला था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है साहब, ओके, चलो साहब ठीक है भैया। अब इनसे हो क्या रहा है, क्या हो जाएगा इससे, तो स्पेनिश संविधान से आयरलैंड ने कॉपी किया, आयरलैंड से हमने कॉपी किया, हमने देखा कि तुम जो आईओआई लेके आए थे हमें वो वाला नहीं चाहिए, हम अपना बनाएंगे डीपीएसपी जो हम पार्ट 4 में लिखेंगे। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया बात है। नाउ इससे पहले भी हमारे कई बार हमारे देश के लोगों ने बोला भी, गांधी जी ने भी बोला, सब लोगों ने बोला, सप्रू कमेटी बनी 1944 में, इन्होंने बोला था कि हमें ध्यान रखना है जस्टिशिएबल एंड नॉन जस्टिशिएबल राइट्स का। अब ये क्या बात हो रही है, मान लो तुम्हारा एक अधिकार है, कैसा अधिकार, राइट टू लाइफ। अब तुम्हें कोई पकड़ के अंदर कर दे बिना बात के लिए, दैट मींस वो तुम्हारे राइट टू लाइफ का हनन हुआ है, तो तुम कहां जाओगे, कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट से बोलोगे क्या, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, कि भाई साहब मेरी बॉडी को जो है बरामद करवाओ, देखो मुझे हमारा ये जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, अरेस्टिंग ऑफिसर है, ये मुझे ले गए अरेस्ट करके। दैट मींस तुमने क्या किया, तुमने अपने राइट को एनफोर्स करवा लिया, ये हो गया एक जस्टिशिएबल राइट। लेकिन सप्रू कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि कुछ राइट्स होने चाहिए जो जस्टिशिएबल हो और कुछ हो जो नॉन जस्टिशिएबल, बस ऐसे रहेंगे। ये सप्रू कमेटी जी की रिपोर्ट थी, सप्रू जी की कमेटी की रिपोर्ट थी। अब इसके बाद गांधी जी आते हैं, तो एक तरीके के हमने देखा कि हाँ कुछ तरीके के जो डीपीएसपी बांटे गए हैं वो 3 तरीके के हैं, कैसे, सोशलिस्टिक, गांधीयन, और इसके बाद तीसरे ऐड हुए लिबरल इंटेलेक्चुअल। ये भी एक नाम चलता है,
लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ ऐसे डीपीएसपीज हैं जो कि लगता है कि आगे के जमाने के मॉडर्न विचारों वाले डीपीएसपीज हैं, ठीक है भैया। सोशलिस्टिक तो हो ही गए, जो कि सोशलिस्टिक समाज, साम्यवाद समाज सबके लिए बनाना चाह रहा है, जिससे कि जो है डेमोक्रेसी सोशल होगी, इकोनॉमिक होगी, और एक होगी गांधीयन जो हमारे प्रिंसिपल, जो कि गांधी जी, तो गांधी जी जिस विचार के थे, गांधी जी जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन की भावना रखते थे कि जब देश आजाद हो तो मेरा देश ऐसा हो, तो वो उनके विचार भी इसमें है। अब अंबेडकर जी कहते थे कि ये जो चैप्टर है मेरा पार्ट 4 मेरा फेवरेट है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। क्यों क्यों फेवरेट है? ये नॉवल फीचर है। कैसे नॉवल फीचर है भाई? क्यों नॉवल फीचर है भाई? इसलिए है, अंबेडकर जी का कहना था कि डीपीएसपी जो भी सरकार आएगी फ्यूचर में, अगर वो डीपीएसपी याद रख लेगी तो वो सरकार कभी बीट नहीं होगी, तो वो सरकार कभी नहीं झुकेगी, वो सरकार कभी हार ही नहीं सकती, ये बात है। अब ग्रैनवेल ऑस्टिन साहब ने ही बोला था कि जो डीपीएसपीज हैं प्लस साथ में फंडामेंटल राइट्स, दोनों लिख लो। ग्रैनवेल ऑस्टिन साहब ने बोला कि डीपीएसपीज और फंडामेंटल राइट्स बोथ, दिए दोनों ही क्या हैं? ये संविधान की चेतना है आपके। ग्रैनवेल ऑस्टिन साहब कौन है जो ऐसी कमेंट्री कर रहे हैं? ग्रैनवेल ऑस्टिन साहब ब्रिटेन सरकार के नहीं सॉरी ब्रिटेन के देश के बहुत बड़े एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। इन्होंने जाने कितने ही संविधान इन्होंने पढ़ रखे हैं दुनिया भर के, और इन्होंने संविधान जब इंडिया का देखा बन के, इन्होंने कहा यार अम्बेडकर जी टॉप क्लास बनाए हो यार, बहुत ही बढ़िया बन गया। तो अब इन्होंने कहा कि आपने जो अपना संविधान लिखा है ना, तो आपके संविधान में पार्ट 3 और पार्ट 4 ये दो ही पार्ट हैं जो इस आपके पूरे संविधान की चेतना दिखाता है, मंशा दिखाता है, कॉन्शियंस दिखा रहा है। तो ये बहुत बढ़िया अम्बेडकर जी, वेल प्लेड, वेल डन, बहुत बढ़िया चीज आप ढूंढ के लाए हो, ये बहुत अच्छा है। अब हमने कहा लाओ बताओ क्या है डीपीएसपी, तो बता दो फिर कैसी क्या बात है। तो डीपीएसपी इतना समझना शुरू करो, थोड़ा सा समझो कि ये क्या है, इतना सा देखो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, ये जान लो कि ये हर सरकार का, या हर कोई भी जो भी आगे पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग पार्टी जो भी आए, जीते, जो भी आएगी, वो उसके लिए डीपीएसपी हमारे पार्ट 4 में जो है, पार्ट 4 ये क्या है? ये उसके गाइड है, ये उसके फ्रेंड है, ये उसके फिलोसोफर है, डीपीएसपी हमारे। अब ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट कैसा होगा। जब वेलफेयर स्टेट क्या होगा? वेलफेयर स्टेट माने जो भलाई करने निकला है पूरे इंडिविजुअल की, सबकी, समाज की, जो पूरी कम्युनिटी की। और एक पुलिस स्टेट क्या होगा? पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट, ये पुलिस स्टेट क्या मानोगे आप इसको? पुलिस स्टेट का एग्जांपल देके दिखाओ मुझे। क्या नाजी जर्मनी पुलिस स्टेट कहला सकता है? यस। क्या नॉर्थ कोरिया पुलिस स्टेट कहला सकता है? मे बी यस। क्या चाइना पुलिस स्टेट कहला सकता है? मे बी यस। क्या इंडिया पुलिस स्टेट कहला सकता है? आंसर मी, ठीक है। अब पुलिस स्टेट क्या होता है? जो खाली और खाली अपनी देश की सुरक्षा के बारे में बात करें और अपने लोगों के ऊपर सर्विलांस, अपने लोगों के ऊपर टोटल कंट्रोल, इसकी बात करें, तो उसको हम कहते हैं कि ये तो साहब पुलिस स्टेट है, ठीक है। अब जो हमारे डीपीएसपीज है ना, वो एक वेलफेयर स्टेट बनाने की तरफ हमको लेके चलते हैं, अग्रसर करते हैं हमको। देन वी कॉल इट कि ये वेलफेयर स्टेट जो है ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस देना चाह रहा है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 पिछले वाले चैप्टर में, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी देना चाह रहा है। सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कौन दे रहा है? डीपीएसपीज। और जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल जस्टिस है, वो कौन दे रहा है? वो दे रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है साहब। नाउ अब ये जो डीपीएसपीज हैं, ये मॉरल ऑब्लिगेशन लेके आते हैं हमारे हर आने वाली सारी सरकारों के ऊपर, सारे पार्लियामेंट के ऊपर, सारे आने वाले जितने भी आगे आगे चल के रूलिंग पार्टी जो भी जीते आ रहे हैं, जो भी हो, जो भी सत्ता में आएगी, उस पार्टी के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको ये करना चाहिए। कानून कैसा भी लाओ, पर डीपीएसपी को ध्यान में रख लेना बस। अब ये कोर्ट्स के लिए भी एक हेल्प करता है। कोर्ट कहती है कि आप साहब, ये सरकार जो है इधर आना, जरा ये क्या कानून लेके आए हो, जो भी कानून है ना, हम एक बार इसको देख लेते हैं क्या है ये कानून, क्यों लाए हो, जरा बताना इसको। सरकार कहेगी हम इसलिए लाए थे क्योंकि बहुत ज्यादा जो है लोगों के पास वेल्थ बहुत ज्यादा हो गई, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। सरकार तो कोर्ट बोलेगी हाँ ये तो बहुत अच्छी बात बोली आप, ये तो यार हमारे डीपीएसपी भी है कि एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं हो जाए कुछ लोगों के पास, तो ये तो सरकार आपको बहुत अच्छा आइडिया था, ये तो एक्ट आपका बहुत बढ़िया है, तो इस कानून को हम ओके करते हैं, डन। दैट मींस ये कोर्ट के लिए गाइडिंग लाइट बन गई डीपीएसपी। जब उन्होंने देखा डीपीएसपी में ऐसा भी लिखा हुआ है और जो कानून आया है वो कानून डीपीएसपी को पूरा करने के लिए, दैट मींस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाता है फॉर एवरी सरकार, चाहे कोई राइट विंग की सरकार हो, चाहे आप किसी भी पार्टी को, फेवरेट को अपनी को पसंद करते हो, ठीक है साहब, चाहे वो राइट हो, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो सेंटर हो, ठीक है। लेकिन कोई भी जब सरकार आती है, उसकी कोई भी जब हमारी ये जब पॉलिटिकल पार्टियां आती हैं, तो वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सोच के आती हैं कि भैया हम इतना तो करेंगे यार। क्या करेंगे? कुछ रियायत देंगे, कुछ हल्का करेंगे, कुछ बिजली का बिल, कुछ ये पानी, कुछ और चीजें, कुछ और पोल्यूशन कम करें। तो ये सबके लिए है ना, कोई पार्टी हो, चाहे राइट विंग हो, चाहे लेफ्ट विंग हो, चाहे सेंटर हो, जो भी पार्टियां हैं, ये पार्टियां इतना जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम करने निकली हैं, ये कहां है? डीपीएसपी मिल जाता है आपको। अब इसके बाद
ये जो डीपीएसपी होते हैं ये स्टेबिलिटी देते हैं, ये कॉन्टिन्यूटी देते हैं पॉलिसीज में। कल को अगर एक सरकार आती है और परसों दूसरी सरकार आती है, तो अगर इनकी पॉलिसी एकदम बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन तब भी क्योंकि डीपीएसपीज हैं, इस वजह से एक हमारी जो पॉलिसीज है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो, फॉरेन या डोमेस्टिक, तो उन पॉलिसीज में एक कॉन्टिन्यूटी रहती है। ऐसा नहीं होगा कि एक इंजन चल रहा है, आज रुक गया धड़ाम से और फिर दोबारा उठा फिर चला है क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी साहब, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, डीपीएसपीज हैं, इस वजह से हर सरकार को कुछ मिनिमम चीजें करनी पड़ती हैं और उसी वजह से हम बोलते हैं कि एक स्टेबिलिटी बनी हुई है पूरे सिस्टम में और एक कॉन्टिन्यूटी बरकरार है। सरकार आई गई, सरकारें आएंगी जाएंगी, लोकतंत्र में यही होता है, लेकिन हम डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में हम देखते हैं कि एक स्थिरता रहती है। वो कहां से आ रही है? डीपीएसपी की वजह से आ रही है, इनकी वजह से आ रही है। इसके बाद सप्लीमेंट करते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स को, कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। जो काम फंडामेंटल राइट से नहीं हो पा रहा है वो काम डीपीएसपी से हो सकता है, और जो काम डीपीएसपी से नहीं हो सकता वो काम फंडामेंटल राइट से हो जाता है। हेंस वी कॉल इट कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सिस्टम में जुड़े हुए हैं, ये एफआर और डीपीएसपी। अब इसीलिए हम कहते हैं कि साहब एफआर डीपीएसपी को एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चैप्टर में अलग अलग हो गया। नाउ अब क्या और फीचर है इसमें, कुछ खास बात बताओ। और सर तो इसमें खास बात ये है कि जो डीपीएसपी है ना, ये वो आइडियल बताता है जिस आइडियल पे स्टेट कैसे काम करे। स्टेट अपने विचार अपने अपने दिमाग में रखे कि हम जब कानून लाए, पॉलिसी लाएं, कोई नई चीज ढूंढ के लाएं, तो हम उसको कैसे लाएं कि वो सबके भलाई के लिए हो। तो कैसे आएगी वो चीज? वो आएगी डीपीएसपी की वजह से। अभी डीपीएसपी क्या होते हैं आगे, ये हम आगे अभी देख लेते हैं, लेकिन अभी सुन लो पहले। अब ये डीपीएसपी जो है बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम के हैं। कैसे कैसे? ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम है फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। माने क्या हुआ इसका? कॉम्प्रिहेंसिव माने क्या है? मतलब है इसका फुल, पूरा, फुल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव। और ये क्या लेके आए हैं? पूरा कंप्लीट एक पूरा प्रोग्राम है। किस चीज का प्रोग्राम है? इकोनॉमिक प्रोग्राम, कि देश की जो हमारे आर्थिक स्थिति है, वित्तीय स्थिति है, वो बढ़िया रहे। फिर देश की सोशल, जो सामाजिक, जो पूरा हमारा फैब्रिक है, ढांचा है, बरकरार रहे। हमारा जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है, सारा पॉलिटिकल जो हमारा स्ट्रक्चर है, रैली होती है, आंदोलन होते हैं, इवेंट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, सारे कैंपेन होते हैं, ये सब भी होते रहे। ये सब लेके आया है कौन? डीपीएसपी। ये सोच के आया है। अब ये डीपीएसपी दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। यही बात फंस गई यहां पे। ये थोड़ा एक ऐसा पॉइंट है कि इस पे यूपीएससी ने पूछा भी है कई बार, और यूपीएससी ने कई बार आपसे बोला भी कि जरा इसको जरा और थोड़ा एक्सप्लेन करो कि साहब डीपीएसपी क्यों नहीं जस्टिसेबल हो सकते, ये बता दो बस हमें। फिर अब ये हेल्प करते हैं कोर्ट्स को ये बताने में कि कौन सा कानून अच्छा है, कौन सा कानून खराब है। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लॉ। जब हमारे एक कानून की संवैधानिकता जब चेक करनी होती है, देन वी कॉल इनटू एक्शन आवर डीपीएसपी। इसके साथ बताओ जरा क्या कहते हो आप। तो डीपीएसपी जो कहेंगे वो सही हो जाएगा, वो मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद अभी इसमें और भी है, क्यों हमने इसको वो रखा है, नॉन जस्टिसेबल रखा है। एक बात और समझो पहले, जब देश आजाद हुआ था, क्या समय था वो? 1947। अब संविधान कब बना है? 1950। इस समय पे जब ये संविधान लिख रहे थे इस 3 साल में हमारे, तो उस समय देश की जरा स्थिति सोच के देखो। कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? कितने परसेंट लोगों पे 2 वक्त की रोटी है? कितने परसेंट लोगों पे घर है, छत है, शेल्टर है? पता ही नहीं, नंबरिंग नहीं, डेटा नहीं सही वाला, क्योंकि अंग्रेज लोग तो सेंसस करके चले गए थे। अब उसके बाद तो हमारे इतने 10 लाख लोग तो आगे पीछे हो गए, पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से आ गए, ये सिटीजनशिप हो गई, नागरिकता आ गई, सारी चीजें हो गई। तो अब जो वो ये स्टेट था उस समय का देश का, वो क्या था? वो वास्ट डाइवर्सिटी। पहली बात तो वो इलिटरेसी है देश में, पॉवर्टी है देश में, बैकवर्डनेस है देश में। तो ये प्रॉब्लम है, पहली प्रॉब्लम। अब जो डीपीएसपी है ना, वो क्या कहती है कि साहब जो हमारा जो स्टेट हो, हमारा जैसा भी राज्य हो, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो, चाहे वो स्टेट की सरकार हो, चाहे लोकल सरकार भी हो, ये क्या करे? ये सबको समान अधिकार दिलवाए, ये सबको एक लिविंग वेज दिलवाए, ये सबको एक बढ़िया बढ़िया चीजें दिलवाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वर्क दे, ये पूरा वाइल्ड लाइफ बचा डाले, ये पूरा सबको लिविंग कंडीशंस इंप्रूव कर दे, महिलाओं की, वर्कर्स की, विमेन, इनकी, चिल्ड्रन, सब लोगों की। तो अब ये सब क्या है? ये अगर हम जस्टिसेबल कर देते इसको, तो एक इसके बाद एक हो जाती लड़ाई। कहां पे? कोर्ट में। कोर्ट में बैटल शुरू हो जाती। कोर्ट बैटल्स कैसे हो जाती? आप पढ़ते कि अरे साहब डीपीएसपी में तो लिखा हुआ है कि साहब सरकार ये लाके दे हमें, और सरकार लाके नहीं दे पा रही उस समय पे। कहां उस समय देख रहे होते, देश आजाद हुआ है भाई, उस समय टैक्स के नाम पे तो अठन्नी आती है सरकार के पास। तो अब सरकार कहां तक कर दे, सरकार कैसे कर दे भैया? पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन, जो संविधान में तब लिखा हुआ था पार्ट 4 में, गांधीयन फिलोसफी थी वो, कि भैया पंचायती राज सिस्टम जो है लागू हो जाए पूरे देश भर में। लेकिन वो करें कैसे? सरकार उस समय पे पैसा नहीं है पंचायती राज सिस्टम को चालू करवाने के लिए, और आप चले जाओ कोर्ट में कि साहब देखो सरकार जो है कर नहीं रही, डीपीएसपी में लिखा हुआ, तो देखो ये देखो मानते नहीं है सरकार। तो ऐसे केस में सरकार कहेगी कहां तक करे, कैसे करे? हेंस क्या हुआ, हमारे जितने भी हमारे जो भी सारे डीपीएसपी हैं, हमने बोला इनको, और सर बीएन राव के कहने की वजह से हुआ ये। सर बीएन राव जिन्होंने देश का संविधान लिखा है,
एक्चुअली मतलब उन्होंने रफ स्केलेटन लिख दिया था पहले 6 महीने के अंदर। हालांकि उन्होंने एक देश का संविधान का और लिखा है, वो भी बताना जरा मुझे कौन सा है। अब क्या हुआ, तो उस समय पे हमने ये बोला डीपीएसपी को उस समय पे रखते हैं नॉन जस्टिसेबल। क्यों? क्योंकि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरे फाइनेंशियल लिमिटेशन है हमारे उस समय पे। वो जो जैसा भी समय था, जैसा वक्त और हालात के तहत जो फैसले लेते वो ले लिए इन्होंने। अब इसके बाद सम प्रिंसिपल्स हैव मॉरल कॉनोटेशंस, कि बस मॉरली एक याद रख लो। मॉरल कॉनोटेशन मतलब होता है कि कोई लीगल उसका इंपैक्ट नहीं है, उसका लीगल कोई रैमिफिकेशंस नहीं है। बस वो अगर मॉरल उसका आप अगर ध्यान भी रख लोगे, उसका मॉरल लेसन उस डीपीएसपी के लिखे हुए वर्ड्स का, तो भी आप अच्छा कानून बना ले जाओगे। ये सरकार के लिए है। फिर तीसरी चीज, इन भाई हमारे पास उस समय सोशल जितने भी हमारे डेवलपमेंट है देश का, वो नहीं है उतना अच्छा। सामाजिक डेवलपमेंट क्या मान रहे हो आप उस समय पे? उसमें 3-4 घराने थे मेन जो हमारे टाटा बिरला कुछ और हमारे, तो उन पे ही बस पैसा था, बाकी कहां पैसा था? कुछ था ही नहीं। अगर आपके दादी दादा कोई हो तो बस उनसे पूछना जरा कि दादा दादी बताओ कैसा था उस समय का जमाना, ना 1960 का 1950 का, वो बताएंगे उस समय का कि ये समय पे खाने को नहीं था कपड़ा, हमने जाने कैसे सर्वाइव कर लिया, वो बात है। तो अब उस समय पे जो भी इन्होंने जो उसमें फैसले लिए सरकार ने कहा वी विल चूज द डेट, है ना, ऑर्डर, कि हम किस ऑर्डर में कौन सा डीपीएसपी पहले लाएंगे। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड, कितना डीपीएसपी ला पाएंगे भैया। जैसे फॉर एग्जांपल पंचायती राज संस्थान, पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। हमारे देश में जब भी कानून बना था पंचायती राज के लिए, तो वो तो बना था 1992 के आसपास, ठीक है। लेकिन जो देश भर में जो सबसे पहली जो पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ था, वो बहुत पहले लागू हो गया था। कहां? कहीं राजस्थान में, छोटी जगह पे। उसका आप नाम बताओगे। अब वो क्यों हो पाया? क्योंकि उस समय राजस्थान सरकार ने पहल करके करके देखते हैं, ठीक है। दैट मींस उन्होंने डिसाइड किया कि छोटी जगह से शुरू कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड हमने डिसाइड किया पहला छोटा यहां से करके देखते हैं। डेट हम डिसाइड करेंगे, सरकार तय करेगी भैया कब ला पाएंगे, कौन सा कब दे पाएंगे, हमसे ऐसे मत लड़ना आगे। तो कोर्ट बैटल जो है वो हम अभी नहीं फाइट कर सकते। बस साफ सीधी बात, हम चूज करेंगे कैसे ऑर्डर में, पहले सोशलिस्टिक लेके आए, पहले गांधीयन लेके आए, या पहले लिबरल इंटेलेक्चुअल लाके दे दें। हम तय करेंगे भैया कौन सी चाहिए होगी। अब क्या है इनमें, कैसे कैसे बांटते हो आप इनको? तो हम इनको बांटते हैं 3 तरीके से, सोशलिस्टिक, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। अभी जो हमने नाम लिए इनके। लेकिन जब संविधान आप खोलोगे ना पार्ट 4, वहां पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं लिखा है। वहां लिखा है आर्टिकल 36, 37, 38, 39, 40, 50 सारे ऐसे ऐसे बस खाली आर्टिकल ही है। अब लेकिन हमने जो बांटे हैं वो क्या है भैया? तो सोशलिस्टिक मतलब कैसे हैं? ये ऐसे हैं जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को अपना फैलाते हैं या बढ़वाना चाहते हैं, जैसा भी है। अब गांधी जी के कुछ आदर्श थे। क्या आदर्श थे? इन्होंने कहा था द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। गांधी जी जब फाइट कर रहे थे, आंदोलन जब पूरा लड़ रहे थे अंग्रेजों से, तो उस समय पे इनके कुछ उसूल थे, इनके कुछ आइडियल्स थे। क्या आइडियल्स थे? कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है। हमारा जो भारत है, मैं तो हरिजनों का हूं साहब, हरिजन जो है वो मेरे हैं। जो मासेस है उनके हाथ में पावर होनी चाहिए। तो ये दैट मींस ये जो गांधी जी के आदर्श थे वो सबसे ज्यादा फोकस थे टुवर्ड्स द मोस्ट गरीब, टुवर्ड्स द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उसके लिए। तो उसके भले के लिए, उस सेक्शन के भले के लिए गांधी जी के जो आदर्श थे वो हमने लिख रखे हैं संविधान में ही। फिर तीसरी चीज लिबरल इंटेलेक्चुअल। इसमें क्या है साहब, जैसे आने वाले समय में या अब के समय में भी, या जब ये समय जब चालू हुआ था 1950-60, उस समय से ही हमने सोचा था कि आगे चल के मॉडर्न जमाना आएगा तो उसमें चाहिए होंगी बड़ी बड़ी चीजें, वहां तब तक देनी पड़ेंगी, तो अभी पहले लिख डालो। वो लिख दी गई। अब हम पहले देखते हैं इनमें कि साहब क्या है, इससे हो क्या रहा है, बताना जरा एक बार। क्या कर लेंगे डीपीएसपी से लेके? हम देते क्या है डीपीएसपी से, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, जो हमने अभी पीछे बात करी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी में। कैसे कैसे हमारे देश की सरकार है, सरकार क्या करती है? रूल बनाती है, रूलों को फॉलो करवाती है। दैट मींस कोई पार्टी हो, रूल तो है कि साहब आईपीसी, सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सारे कानून हैं। दैट मीन्स ये कानून बने हैं, पहले से ही बने हैं, उनको कॉपी भी किया, उनको आगे भी लेके आए, उनमें से कोई डिलीट कर दिए, लेकिन एक पॉलिसी चलती आ रही है। कैसी? पॉलिटिकल पॉलिसी। फिर देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, भाई आरबीआई है, आरबीआई रहेगा ना, आरबीआई पहले भी था अभी भी है। फिर इसके बाद देश का सोशल स्फीयर, भाई देश का सेकुलर जो फैब्रिक है वो संवैधानिक रूप से तो फैब्रिक है ना, भले लोग आजकल नहीं मानते हैं, लेकिन फैब्रिक हमारा अभी सोशल फैब्रिक जो है वो वैसा का वैसा ही है। दूसरी चीज, ये फंडामेंटल राइट्स को सप्लीमेंट करते हैं। जो काम फंडामेंटल राइट में नहीं हो पाता है वो काम यहां हो जाता है। तीसरी चीज, ये ऐसा फेवरेबल माहौल बनाते हैं फॉर द फुल एंड प्रॉपर डेवलपमेंट एंजॉयमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय द सिटीजंस। मतलब डीपीएसपी के होने की वजह से फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने में और मजा आता है। याद रखना, ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कुछ नहीं हो सकती विदाउट इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हैज नो मीनिंग। अब जो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है,
जो सोशल डेमोक्रेसी है वो कहां से आती है? डीपीएसपी से आती है। तो एक बार लिख लो, डीपीएसपीज इज इक्वल टू क्या? पॉलिटिकल, नहीं सॉरी, सोशल प्लस इकोनॉमिक। ये है हमारे डीपीएसपीज के होने की वजह से। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मेजरली पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो फंडामेंटल राइट्स विदाउट डीपीएसपीज इज नथिंग, हैज नो मीनिंग। समझे बात? ये पूरा एक कोटेशन है, इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेना। फिर हमारे जो अपोजिशन है ये अपने आप से फिर कहती है कि साहब देखो सरकार जो है ये नहीं कर पा रही, सरकार जो है ये काम करने से हिचक रही है, सरकार क्यों नहीं ला पा रही ये वाली चीज, लाके दे दे हमें, यूसीसी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो ये चीज कैसे हो पा रही है? क्योंकि डीपीएसपी है, इसलिए अपोजिशन जो है बोल पाती है कि साहब ये नहीं हो पा रहा आपसे, ये नहीं हुआ आपसे, ये कब करोगे आप, जो भी चीज। अब क्रूशियल टेस्ट है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कोई भी सरकार। जब सरकार जब नहीं काम अच्छा करेगी तो क्या होगा? फिर ये जनता के पास जाएगी वोट मांगने। जनता कहेगी जरा साहब इधर आओ, जरा मंत्री जी नीचे आओ, जरा यहां बैठो, जरा हमारे बराबर। अब आपको तो चाहिए कि साहब आप ये अच्छा ला देते, वो अच्छा ला देते, आपने तो नहीं लाए। तो अब जब नहीं लाए हो तो फिर हम बात कर लेते हैं आपसे। कैसे बात करें? आपको वोट चाहिए ना। वोट मांगने के लिए आपको पहले पूरे वादे पूरे करने पड़ेंगे, तब होगा। फिर तीसरी चीज, ये पॉलिटिकल मैनिफेस्टो जो इनके जो हमारी पार्टीज होती है, इनके मैनिफेस्टो होते हैं। मैनिफेस्टो माने क्या होता है? उनके वादे, प्रोमिसेस। तो उन प्रोमिसेस में भी डीपीएसपी झलकता है सामने सामने। कोई पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव से पहले का मैनिफेस्टो उठा के देखना, उसमें लिखा होता है कि साहब हम ये लाके दे देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम फलाना कर देंगे। ये कहां से आ रहा है सब सोच? ये सोच आ रही है बिकॉज ऑफ डीपीएसपी, बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की सोच क्या है? कि देश में सामाजिक और आर्थिक डेमोक्रेसी हो पाए, बस ये चाहिए हमको। अब सब आगे चलो, क्या है इनमें, कैसे है इनमें, कौन चीजें हैं? तो सबसे पहले तो आर्टिकल 36 पे ही आते हैं। सबसे पहले तो मेन वही है। तो आर्टिकल 36 सबसे पहले क्या कहता है कि साहब इसमें स्टेट पहले बताओ कौन है। यहां पे स्टेट वही है जो पार्ट 3 की डेफिनेशन में था। क्या था भाई पार्ट 3 में? पार्ट 3 में स्टेट का मतलब क्या था? एनी पॉलिटिकल एजेंसी, एनी स्टेट एजेंसी, चाहे वो हमारा पार्लियामेंट हो, चाहे वो देश की हमारे विधानसभाएं हो, चाहे हमारी देश की सरकारें हो, सीएम साहब हो, जो भी लोग हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, पंचायती राज, म्युनिसिपल बॉडी, नगर निगम, नगर महापंचायत, जिला परिषद, ये सब का सब स्टेट का पार्ट है। इवन जब कोई प्राइवेट ठेकेदार जब कोई स्टेट सरकार के लिए काम करता है तो वो भी स्टेट का पार्ट है। यहीं पे 36 में वही डेफिनेशन लिखी हुई है। ये आर्टिकल 36 बोलता है द मीनिंग ऑफ द स्टेट इज द सेम एज अंडर द पार्ट 3 ऑफ इंडियन संविधान। बस फिर आर्टिकल 37 कहता है, पहला वाला सुनो बात हमारी, सबसे पहले ऊपर की बात, जो प्रोविजन यहां इन दिस पार्ट 4 में लिखे हैं शैल नॉट बी एनफोर्सिएबल, ऊपर ही ऊपर लिख दिया गया, क्योंकि भैया ये भले ही एनफोर्सेबल नहीं हो लेकिन जरूरी है। अब जरूरी कितने हैं? इन्होंने कहा ये बहुत ही नेवरदलेस फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़िया मजेदार है। अब इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। यानी आर्टिकल 37 ने अपने आप से सेव कर दिया सेव द गवर्नमेंट। सिंपल साफ गवर्नमेंट, या कुछ भी आप अपना इसको आप वो बोल सकते हो लेजिस्लेचर। ठीक है, ये क्या बोला इन्होंने? आर्टिकल 37 क्या कह रहा है? 37 ये कह रहा है सिंपल साफ सीधी बात कि भैया जो हमने आगे बातें लिखी हैं, 38 से आगे शुरू करोगे पढ़ना, ये सारी बातें बड़ी अच्छी लगेंगी सुनने में, लेकिन इतनी अच्छी लगेंगी कि आप बोलोगे अभी चलते हैं कोर्ट में क्योंकि सरकार ये नहीं कर पा पाई। लेकिन 37 उसी वही जगह रोक दे रहा है आपको कोई भी सरकार के खिलाफ कोई भी केस करने से। अब सरकार का जब कोई काम जब वो अपना कोई कानून बनाती है वो ध्यान में रखती होगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 37 कह रहा है भैया, संविधान में तो यही है, थ्योरी में तो कि भैया आर्टिकल 37 में लिखा है इसको डीपीएसपी ध्यान में रखने, सब कुछ करने। अब यहां से आते हैं हमारे आर्टिकल्स। ये कौन से? ये है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। ये नंबरिंग, ये एकदम नंबर्स में नहीं है, एकदम पैरेलल कॉन्सिक्वेंशियल नंबर नहीं है। 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, 47, दैट मींस ये ऑर्डर में नंबरिंग में नहीं है। लेकिन जो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के, मतलब क्या है? ये सोशलिज्म को क्या कर रहे हैं? सोशलिज्म को कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं। कॉन्टेम्पलेट मतलब कि सोशलिस्ट, अगर ये हमारे सारे प्रावधान अगर पूरे हो जाएं तो सोशलिस्टिक हमारा जो है एजेंडा, हमारे जो देश हमारा देने निकला था हमारे देशवासियों को, वो फुलफिल हो पाएगा। क्या क्या इनमें देख लेते हैं एक बार। जैसे सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। बस सिंपल साफ सीधी बात कि जरूरी है जितने हमारे देश के लोग हैं उनका वेलफेयर हो पाए। जैसे क्या क्या हमने किया उसके लिए? नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। हमने देश के सारे बैंकों को, उस समय के जो 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स थे, हमने उनको नेशनलाइज कर दिया था, राष्ट्रीयकरण किया था उनका। सो हमने लोगों का भला करने के लिए उन बैंकों को सरकारी किया कि बेटा तुम प्राइवेट बैंक नहीं चल सकते, कल को तुम पैसा लेके भग गए तो, डूब गए तो ये सारी जनता का पैसा मर जाएगा। तो ऐसे केस में ये क्या है? ये जनता की भलाई के लिए वो सारे काम हुए। फिर इसके बाद कई सारे राइट टू एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड,
कि आपको एक अच्छी खासी नौकरी का या एक एक जीवन जीने के लिए कुछ आपको आजीविका चाहिए, लाइवलीहुड चाहिए, उसका आपको अधिकार दिलवाएगी स्टेट। ये जिम्मेदारी है। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल रिसोर्सेज हैं, कोई लैंड है, कोई कोई ऐसा तालाब है, तलैया है, जमीन है, कोई पानी है, कुछ और अपन रिसोर्सेज है, उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जिसको ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा मिल जाए, जिसको कम चाहिए उसको कम मिल जाए। इक्वल नहीं लिखा है, इक्विटेबल लिखा है कि दोनों लोग बराबरी से करें। अब प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ क्या प्रोडक्शन, कि सरकार के पास क्या होनी चाहिए, वो ये ध्यान रखे कि जो हमारे भाई जो इतनी ज्यादा संपत्ति है वो कुछ ही के हाथ में ना आ जाए, और जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि हमारी फैक्ट्रियां हो गई, हमारे खनिज खाने हो गई, जो हमारी आयरन ओर होती है, ये सारी होती हैं, तो इनकी माइंस वगैरह, ये सारी चीजें, ये सबका सब सरकार के उसमें कब्जे में रहे। ऐसा नहीं हो प्राइवेट कोई अपना कोई इसको धन्ना सेट लेके बैठ जाए उस खान को, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, काम सेम किया, पगार सेम चाहिए, ये भी डीपीएसपीज में है कि सरकार को ये मुहैया करवाना चाहिए। फिर प्रिजर्वेशन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन, देख रहे हो आप कि लोगों का भलाई याद रखनी है, वर्कर्स, चिल्ड्रन, बच्चे, सारे हमारे डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सारे अपॉर्चुनिटी इनकी देनी है, ये सारे क्या है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं। अब इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, जो गरीब व्यक्ति है वो न्याय पाने के लिए पहुंच पाएगा, ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको आप फ्री लीगल एड दो। फिर इसके बाद तो इसके लिए हमने एक्ट बनाया, क्या एक्ट था, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, एलएसएसए, जिसके तहत क्या बनी, नालसा, सालसा, डालसा, अभी आगे आ जाएंगे जब पढ़ लेना। नाउ राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, इसके लिए हमने क्या बनाया, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नरेगा योजना, महात्मा गांधी नरेगा योजना। फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये भी एक योजना थी पहले की। अब प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, कैसे जो महिलाएं जो गर्भवती होती हैं, पेट से होती हैं, उनको उनको कंडीशन मिले जिसमें वो काम भी कर सकें, और अगर काम नहीं कर सकती हैं तो उनको मैटरनिटी रिलीफ मिले, बेनिफिट्स मिले। इसके लिए हम प्रॉपर एक एक्ट लेके आए। एक्ट क्या है, मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। फिर इसके बाद हमारे 43 का पहला पार्ट, आर्टिकल 43 का पहला पार्ट जो है वो क्या कहता है, अच्छा इसका दूसरा पार्ट दूसरे वो इसका दूसरे प्रिंसिपल का है। सो इसका जो पहला पार्ट है वो कहता है लिविंग वेज फॉर वर्कर्स। फिर लिविंग वेज इंक्लूड क्या क्या, एजुकेशन, हेल्थ, इंश्योरेंस एटसेट्रा, सबका सब ये किस में आता है, आपके इसमें आर्टिकल 43 के फर्स्ट पार्ट में, जो कि सोशलिस्टिक है। फिर हमने क्या इसके लिए क्या पाया, मिनिमम वेजेस एक्ट। इसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमारे देश के 42nd सीए के तहत जोड़ा गया था। इसके लिए हमने क्या बनाया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जिसमें हमारे वर्कर्स जो हैं वो कंपनी के डायरेक्टर लोगों से सामने बैठ के आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं कि भाई कंपनी डायरेक्टर साहब पैसा ज्यादा बढ़ाओ, पगार चाहिए हमको 200 रुपए एक्स्ट्रा हर महीने। तो इसका मतलब क्या है, ये हमने एक एक्ट बना के ये दिखाया कि जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन कंपनी में उतना ही है जितना उनके मैनेजमेंट का होता है। अब 47 का जो सेकंड पार्ट है आर्टिकल का, वो कहता है ड्यूटी ऑफ द स्टेट क्या है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंप्रूव करना है पब्लिक हेल्थ, यानी अस्पताल अच्छे बनाओ, न्यूट्रिशन बढ़िया हो, लोग अच्छा खासा खाए पिए। ये 47 का सेकंड पार्ट है। अब सब आगे चलते हैं। अब आ गए गांधीयन प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, गांधी जी क्या कहते थे, तो गांधी जी का सबसे पहली बात ही शुरू होती थी गांव से, हो गई बात शुरू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। अब ये कहां लिखा है, डीपीएसपी में लिखा है, जो कब आ गए थे 1950 में, लेकिन हम इसका एक्ट कब बना के ला पाए, 1992, 73rd या 74 सीए, याद आ गया, पंचायती राज सिस्टम, अपने अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, नगर महापालिका, ये सारे जितने, तो हमें लग गए ऑलमोस्ट 40 साल इसको पूरे को इसको हमारे लागू करवाने में। अब 43 का जो सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट पीछे देख लिया है, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज, मतलब छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बने, एमएसएमई बने, हमारे छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज हमारे बने, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये सारे इसके तहत बने हमारे। फिर नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये बना इसके तहत। तो ये क्या है, ये सारे छोटे छोटे लोग अपने अपने हिसाब से, इनका जो गांव हो वो इनका सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ये गांधी जी कल्पना थी। गांधी जी कल्पना को हमने लिख डाला पहले, लो भैया। फिर प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी गांधी जी का सपना था। इसके लिए भैया हमने क्या बनाया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। ठीक है साहब। इसके बाद प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड वीकर सेक्शंस। ठीक है भैया, नहीं चलो ओबीसी नहीं है, पर लेकिन अदर वीकर सेक्शंस है, तो इसके लिए हमने क्या बनाया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ठीक है जी, क्योंकि हरिजनों के लिए गांधी जी खड़े हुए थे। अब भाई गांधी जी का ये कहना था कि भाई हरिजनों का मैं हूं, ठीक है भैया, तो इनके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, वो सब कर सकते हैं। अब 47 का सेकंड पार्ट वो कहता है प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ।
इस वजह से क्या क्या बने, FSSAI एक बॉडी बनी जो कि क्या देखती है कि खाना वाना सही पकता है कि नहीं इनमें इनमें होटलों में, रेस्टोरेंट में। फिर NCB बनी हमारी, किसके तहत बनी NCB, इस एक्ट के तहत जो क्या है NDPS, नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे इसका 48 का फर्स्ट पार्ट वो क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री बाय द स्टेट, कि यहां पे स्टेट ये ट्राई करेगा कि बढ़िया चीजें हो, हमारे देश की खेती बाड़ी जो है और जो पशुपालन है वो बेस्ट हो सके, बेस्ट हो सके। तो उसके सारे आइडिया हैं। इसके लिए भाई, इसके लिए हमने सरकार को क्या करते हुए देखा, सरकार इसके लिए एग्रीकल्चर इनपुट्स अच्छा करती है। कैसे, बीज लाके, खाद लाके, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी ढूंढ के, फिर ऐसे कानून बनाती है जिससे कि क्या होता है, जिससे कि स्लॉटर ऑफ काउज नहीं हो पाए। गांधी जी भाई गांधी जी गुजरात के, तो गांधी जी का कहना था कि देखो गाय तो हमारी माता। अब इन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, गाय का और बाकी जितने भी जो हमारे कैटल्स हैं, जो मिल्चिंग कैटल्स हैं, उनका स्लॉटर नहीं होना चाहिए। ये DPSP में मेंशन है, लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आगे चलो, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स आगे आने वाले समय में जो काम आएंगे, कैसे कैसे, UCC फॉर द सिटीजन, ये हमारा आर्टिकल 44, बस सिंपल। फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, किनको, जो बच्चे 6 साल से छोटे हैं, जो बच्चे छोटे हैं छुटकू से, उन बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर के उनको सही पोषण मिल जाए, उनको चीजें मिल जाए। इसकी वजह से हमारा फिर इनका जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए RTE एक्ट भी बन गया है। फिर इसके बाद सेकंड जो 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 हमारा सेकंड पार्ट है हमारे 48 का, वो कहता है एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो हो, जो पशुपालन और हमारा खेती बाड़ी है, वो मॉडर्न लाइंस पे हो, मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस पे हो। हेंस हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं अच्छे खासे सीड, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटी, वो सब बेस्ट है हमारे यहाँ, कहने को तो है। अब प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये ऐड कब हुआ था, 42वां संशोधन से, 42nd अमेंडमेंट से। इसके तहत क्या बने, हमारे बने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर इसके बाद एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन एक्ट, ये सारे हमारे एक्ट बनते गए। फिर इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इनके लिए भाई इनको हमने बनाने के लिए भैया क्या किया, हमने ASI बना डाला, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी है, ये भी भैया अपना काम करता है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, तो इनका अपना काम चलता है। अब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये एक DPSP है। इसकी वजह से क्या बना, हमारा CRPC बना, CRPC 1973। अब CRPC क्या होता था, CRPC होता था कि कैसे कैसे जब कोई पुलिस महकमा, डिपार्टमेंट किसी को अरेस्ट करता है तो उसकी पेशी कैसे होगी, उसकी वकालत कौन करेगा, उसको प्रोसीड करने के लिए उसको किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा, कैसे जाएगा, क्या आएगा, वो सारी। अब प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो सरकार हमारी ये भी ट्राई करे, क्या, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी सबके लिए। इसके लिए भैया हमारी क्या पॉलिसी है, पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पंचशील प्रोग्राम। आया नेहरू जी का प्लान था ये, लेकिन चालू अभी भी है। पंचशील एंक्लेव है दिल्ली में, वहां पे क्या है, वहां पे एम्बेसीज के भवन है कई सारे। तो पंचशील हमारी जो पॉलिसी है कि हम अब देखो नेहरू जी ने जो दिया था, वो पंचशील क्या था, वो मंत्रा थे। अब वो मंत्रा अभी भी जो हमारी सरकारें जो है उसको कहीं ना कहीं उसको भेजती हैं, रीट्रेड करती हैं, बताती हैं कि साहब ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है भैया, कुछ DPSPs हैं जो हमारे बाहर हैं पार्ट 4 के, वो कहां है, ये हमारे आर्टिकल हमारा 335, 350A, 351। क्या है इनमें, इनमें है क्लेम्स ऑफ SCs एंड STs इन सर्विसेज, के सर्विसेज में अगर हमारी सरकारी सेवाओं में अगर हमारे जो SCs STs हैं अगर उनका सही से रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, देन ध्यान रखना इनका हक है। फिर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, जो हमारे 350A कहता है कि जो छोटे बच्चे होंगे उनकी एजुकेशन किसमें, जो प्राइमरी स्टेज वाली एजुकेशन ऑफ प्राइमरी स्टेज, जो शुरुआती एजुकेशन होगी, वो एजुकेशन कैसे हो, वो ऐसे हो कि बच्चे को समझ में आ पाए, तो उसकी मदर टंग में हो। यानी हर स्टेट ये मुकम्मल कराएंगे, चाहे यूपी हो चाहे कर्नाटका हो, कि जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे मतलब प्राइमरी एजुकेशन वाले, 5वीं क्लास तक वाले, तो इनकी जो एजुकेशन होगी, बेसिक शिक्षा, वो कैसी हो, इनकी मदर टंग में हो। अब तीसरी चीज क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, ये है हमारा 351 हमारा जो हमारे इस पार्ट में आता है। ये क्या कहता है कि साहब हिंदी लैंग्वेज का बढ़ावा करना। अब ये हिंदी लैंग्वेज लिख के संविधान में हमारे साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वो कहते हैं ओहो हिंदी कहाँ है, हिंदी ना हिंदी नहीं। तो अब ये प्रॉब्लम एक आ जाती है बिकॉज ऑफ हिंदी इंपोजिशन, क्योंकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि भैया स्टेट ट्राई करेगा कि हिंदी का बढ़ावा देखें कितनी और फैली, अच्छी हिंदी, खड़ी हिंदी, बिल्कुल शुद्ध हिंदी। तो अब जब स्टेट हिंदी की जब बातें लिखता है तो मराठी, कन्नड़, तमिल, ये सारे जितने हमारे स्टेट्स हैं वो कहते हैं आ हमारे यहाँ हिंदी नहीं, इल्ले ना ना ना। तो अब ये प्रॉब्लम है हमारी, वो अलग बात है ना। अब इनमें जो हमारे DPSPs हैं कुछ दिक्कत है इनमें। क्या दिक्कत है, पहली यही है कि तुम जस्टिसेबल क्यों नहीं हो भाई, जब तुम इतनी अच्छी चीजें हो, तुम इतनी अच्छी बातें हो। कैसी वाली बातें भाई, हमारे वाइल्ड लाइफ बचे,
हमारे कॉटेज इंडस्ट्री बने, हमारे वर्कर्स को लिविंग वेज मिले, हमारे जो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में फैक्ट्रीज के, हमारे जो चिल्ड्रन है, विमेन है, वीकर सेक्शन है, उनके भलाई हो, स्टेट इनका ध्यान रख रहा है, तो ये सारी इतनी अच्छी बातें हैं, देन दे शुड बी जस्टिसिएबल, है कि नहीं? अब ये नॉन जस्टिसिएबल कर दिया है। तो इसी को कई सारे हमारे AK अय्यर साहब थे और भी लोग थे, सबने बोला कि ये बस पॉम्पस शो है, ये बस कहने को अच्छी बातें रह गई हैं, ये कुछ नहीं है, ये बस सेंटिमेंट है, ये खाली, ये इनसे हो कुछ नहीं रहा। तो अब दूसरी चीज, जो ये रिएक्शन जो हमारे जो हमारे सिद्धांत हैं, ये रिएक्शनरी है। क्यों रिएक्शनरी है? क्योंकि वी सॉ, वी एक्टेड, बस हमने देखा कि कुछ अनीति हो रही है। कैसी अनीति हो रही है? कि कमजोर लोगों के साथ अनीति हो रही है। अच्छा, तो क्या कहना है? तो इनको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने के लिए क्या किया? हमने DPSP बना डाला। अब ये है रिएक्शनरी पॉलिसी। मतलब क्या है? हमने देखा कि हाँ साहब, ये तो खराब बात हो गई इनके साथ, ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये इतना एट्रोसिटीज हो रही है, नहीं होनी चाहिए, ये अनटचेबिलिटी है, नहीं होनी चाहिए, ये SC STs का, वीकर सेक्शन का, जो हमारे समाज का जो अहित हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो हमने DPSP बना डाले। मतलब ये रिएक्शनरी है। हमने कुछ देखा और उसको सॉल्व करने के लिए हमने कुछ बना डाला। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग कहते नहीं साहब, ये तो साहब DPSP ऐसी थोड़ी बात है, ये थोड़ी कोई होती है DPSP, ये तो आपने देखा और आपने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छी बात है, लिख डालो। अब तीसरा, अनसिस्टमैटिक एन्यूमरेशन एंड लॉट्स ऑफ ओवरलैपिंग। आर्टिकल 43, आर्टिकल 48, वो एक ही आर्टिकल है, उसका पहला हाफ कोई एक प्रिंसिपल है, दूसरा हाफ कोई दूसरा प्रिंसिपल है कि नहीं? एक गांधी प्रिंसिपल है, एक सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, एक सोशलिस्टिक है, एक लिबरल इंटेलेक्चुअल है, एक ही आर्टिकल का एक पार्ट और दूसरा पार्ट। दूसरी चीज, जो आर्टिकल्स है वो ऑर्डर में नहीं है। भाई गांधी एक साथ हो जाते, भाई लिबरल इंटेलेक्चुअल एक साथ हो जाते, आखिरी में आ जाते, नहीं, ये सारे आगे पीछे कर रखे, तो ये क्यों किया? दूसरी चीज, लैक ऑफ क्लैरिटी। क्या है ऐसी वर्ड लिख डाले, अरे साहब स्टेट शैल एंडीवर, स्टेट ट्राई करेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब लाएगा नहीं पता, क्लैरिटी कब दोगे भाई? क्लैरिटी दे देते, नहीं, अब ठीक है, नहीं दिए। अब नॉन अकाउंटेबिलिटी ऑफ सरकार नहीं कर पाई तो कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। फिर इसके बाद नॉट अरेंज इन अ लॉजिकल मैनर, वही हमने पीछे बात करी अभी इसकी। तो अब ये क्या है? ये कुछ कुछ डायलॉग्स हैं जो किसने मारे हैं, जो कुछ कुछ एक्सपर्ट्स लोगों ने मारे हैं। कौन कौन एक्सपर्ट? ये हमारे फेबियन सोशलिज्म कहते हैं हमारे इसको, जो ग्रैनविल लॉसन साहब है, तो वो कहते हैं फेबियन सोशलिज्म है आपका, विदाउट द सोशलिज्म। मतलब नाम ही नाम, बस। अब वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, कहने को बस है, सेंटिमेंट ही है, बेसिस ऑफ सेंटिमेंटैलिटी, व्हाट इज दिस? फिर मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस, तो हमारे खुद केसी वेरे साहब बोले, कृष्णमाचारी जी बोले, ये लोग बोले कि अरे तो सब बात है, ये सपने हैं, सपने सुहाने लड़कपन के वो हैं ये। अ चेक ऑन अ बैंक, और तब पेबल होगा जब बैंक में पैसा होगा। ओनली वेन द बैंक हैज रिसोर्सेज, ये KT शाह साहब बोल रहे थे। उन्होंने कहा अरे DPSP ऐसे बना डाले आपने, जस्टिसेबल किया नहीं उन्हें, सरकार जब करे तब कर पाए। तो ऐसी कौन सा भैया, ये क्या होता है? चेक है वो बैंक के पास, तो बैंक को देगा, तो भाई बैंक तो पैसा दे उस चीज का, नहीं, यहां पे आपने कर दिया बैंक पैसा तब देगा जब उसमें पैसे होंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आप या तो रखते ही नहीं, इसे हटा ही देते पूरा का पूरा ना। हटाने की बात कर लेते हैं एक बार। जब कोई सरकार कोई पॉलिसी, कोई एक्ट, कुछ भी लेके आती है, तो हम आर्टिकल 39 को एक बार देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 39 B और C, ये दो आर्टिकल बड़े अच्छे हैं इसमें से, और इन पे खूब पंगे हुए हैं। क्या है साहब 39B क्या कह रहा है? B ये कहता है कि जब भी कोई स्टेट, चाहे वो सेंटर हो चाहे वो कोई स्टेट हो, कोई सारे, यहां पे स्टेट मतलब क्या है? स्टेट मतलब एनी पॉलिटिकल एंटिटी, चाहे वो सेंट्रल वाली हो हमारे पूरे देश की केंद्र, या कोई भी स्टेट हो सकता है, यूपी, बिहार, MP, कर्नाटका। जब भी स्टेट इन पर्टिकुलर कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आता है टुवर्ड सिक्योरिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस, जमीन, प्रॉपर्टी, कोई रेत का टीला, कोई चट्टान, कोई पहाड़, कोई नदी का तालाब, कुछ भी, तो मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी, तो वो ऐसे लाएगा, वो कानून ऐसा लाएगा कि उस कानून से क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। मतलब क्या? जब भी कोई ऐसे रिसोर्स का, जब स्टेट उस पर कब्जा करे कि साहब ये चट्टान आज पैदा हुई इसमें, और एक चट्टान पहाड़ एक अपने आप से पैदा हुआ रात भर में, जाने कैसे आ गया इतना बड़ा, तो अब सरकार ने उसको कब्जे में ले लिया कि भाई ये चट्टान कहां से बन गई, ये कैसे हो गई। तो सरकार ने उसको कब्जे में लेके वहां पे पुलिस फोर्स, प्रशासन और बाउंड्री बॉर्डर लगा के उन्होंने उसको सील पैक कर दिया उस जगह को। दैट मीन्स वो एक ऐसी जगह थी जो सबके भले के लिए सरकार ने उसको टेक ओवर किया है। अब 39C क्या कहता है? स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स क्या? सिक्योरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम, जिससे कि क्या हो? डज नॉट रिजल्ट इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट, कि ऐसी चीज ना हो जाए कि लोगों के हाथ में पैसा कुछ ही के हाथ में आ जाए,
और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो फैक्ट्रियां है, जो हमारे सारे इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेशन है, सारी कंपनीज है, ये कुछ ही क्या तो ये ऐसे हो जाए, नहीं, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट हो जिसपे कि स्टेट जिम्मेदार है वो रोजगार सबको इक्वल तरीके से देने का, समान तरीके से उनको इनकी अपनी सैलरी देने का। अब 39 बी और सी कैन बी गिवन प्रेसिडेंस ओवर आर्टिकल 14। जो 39 बी और सी हैं, इन ये अपने आप 39 बी और सी कहते हैं कि जब सरकार कोई एक्ट लाए जिससे कि हमारे सामाजिक, जो हमारे देश का जो भी कोई मेटेरियल रिसोर्स है, हमने पीछे बात करी क्या क्या, कोई जमीन, प्रॉपर्टी, लैंड, कुछ भी हाईवे बनाना है, कुछ भी एक्विजिशन हो रहा है, उन भाई जमीनों का मुआवजा, जो भी चीजें, तो उस केस में जब सरकार कोई एक्ट लेके आएगी या एक्ट यहां इस तरीके के लिए लेके आएगी, तो आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 19 का, ये सब माने नहीं जाएंगे। दैट मीन्स 39 बी एंड सी कैन बी गिवन प्रेसिडेंस, कैन बी गिवन प्रायोरिटी ओवर आर्टिकल 14 एंड 19 एंड नॉट ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, 39 बी और सी बड़े इंपॉर्टेंट इसमें चमक गए। ओके साहब, ये बात तो क्लियर हो गई। नाउ इसके बाद कुछ कुछ फंडामेंटल राइट से ये डिफरेंट है, कुछ कुछ सिमिलर है। सिमिलर कैसे, पहले वो देख लेते हैं। पहली बात तो दोनों के दोनों उधारी के बाहर से आए। फंडामेंटल राइट कहां से आए ये बताओगे आप। और डीपीएसपी अभी हमने पीछे देखा कहां से आए, ये आए आईरे से, EIRE, यहां से आए। दूसरी चीज, दोनों फंडामेंटल राइट भी और डीपीएसपी भी ये अचीव करना चाहते हैं क्या, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्रोथ। तीसरी चीज, दे आर बोथ बैक्ड बाय ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब के संविधान में लिखे हुए हैं, दैट मींस दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संवैधानिक प्रावधान है उनके लिए। पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, तो ये सिमिलैरिटी है। अब बोथ आर क्रिटिकल फॉर स्ट्रेंथनिंग हमारी डेमोक्रेटिक सेटअप। फिर बोथ एक्ट एज गाइडिंग लाइट फॉर जुडिशरी, कि कोई कानून सही गलत है कि नहीं, संवैधानिक उसकी संवैधानिकता देखनी है, देन वी गो फॉर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 इक्वली। देख लेती है और जुडिशरी देख लेती है कि साहब ये सही है कि नहीं है। अब चलते हैं एक बार डिफरेंसेस पे। तो डिफरेंसेस में कहानी हमारी ऐसी है कि ये बड़ी अच्छी कहानी है इनकी, और कहानी ऐसे है कि डीपीएसपी है भी और नहीं भी है, अच्छे बुरे जो भी आप कह लो इसको, और फंडामेंटल राइट से तो ये थोड़े से अलग है ही है। कितने अलग हैं वो भी देख लेते हैं। तो अब एक तरफ लिखते हैं हम यहां पे अपना FR और एक तरफ लिखते हैं अपने डीपीएसपी। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो FR ये क्या है, जस्टिशिएबल है ना भाई, ये तो जस्टिशिएबल है ही है। और ये क्या है इधर, ये है इधर नॉन जस्टिशिएबल, नॉन जस्टिशिएबल। ठीक है जी, ओके। मतलब क्या है कि उनके हनन पे फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हुए देन यू कैन गो टू कोर्ट। ये अगर नहीं पूरे हो पाए तो चले कोर्ट पे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज, दे या मोस्ट FRs have self execution। ठीक है भाई, FR क्या है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14। क्या उसके लिए तुम्हें कोई एक्ट चाहिए, नहीं ना, आर्टिकल 14 तुम्हें दिया हुआ है, मुझे दिया हुआ है, तुम्हें भी दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी दिया हुआ है कि आर्टिकल 14 में हम सब बराबर हैं। हालांकि वो थोड़ी हमसे ज्यादा बराबर है, वो थोड़ी ज्यादा हमसे अलग है, पर लेकिन है तो सब बराबर ना, उसके लिए कोई अलग से एक्ट तो नहीं चाहिए। लेकिन इधर डीपीएसपी को पूरा करने के लिए, अमल में लाने के लिए वी नीड एन एक्ट। दैट मीन्स लॉ इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ओके, ठीक है। तीसरी चीज, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ये जनरली नेगेटिव नेचर के होते हैं। नेगेटिव कॉनोटेशन क्या है, नेगेटिव कॉनोटेशन के मतलब क्या है इसका, कि स्टेट शैल नॉट डू दिस, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना, ये है नेगेटिव कॉनोटेशन, है ना। अब जो डीपीएसपीज है दे आर पॉजिटिव कॉनोटेशन, पॉजिटिव, कि स्टेट ये भी कर डाले, स्टेट ये भी कर डाले, स्टेट ये भी कर डाले, तो ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, पॉजिटिव कॉनोटेशन। ठीक है, चौथा क्या है, FR क्या देना चाहते हैं सबसे ज्यादा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये क्या देते हैं सबसे ज्यादा, अभी हमने पीछे इनकी बात करी, वो क्या है, वो देंगे क्या, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सोशल
प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमें क्या मिलता है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये मिलती है। ठीक है, तीनों ये इनके दोनों के एफआर और डीपीएसपी दोनों को मिलाने से, तो इन दोनों का होना जरूरी है। दोनों अलग अलग भी हैं और दोनों सेम भी। सेम कैसे? दोनों बॉरोड है, दोनों ही एक वेलफेयर स्टेट देना चाहते हैं, दोनों ही एक ऐसी कल्पना करते हैं कि साहब सबसे बढ़िया हमारा देश बने, सब लोगों का भला हो। ये गाइडिंग लाइट बनते हैं दोनों के दोनों जुडिशरी के लिए। ठीक है भैया, तो अब ये बात तो हो गई हमारी। अब कौन ऊपर है, कौन 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 हल्का है, कौन कमजोर है, ये बात कर लेते हैं एक बार। एफआर डीपीएसपी क्या इंपॉर्टेंट है? ये कुछ केसेस हुए थे। क्या? चंपकम दोराई राजन केस, केरला एजुकेशन बिल आया उसके बाद, फिर गोरखनाथ केस हुआ, फिर केशवानंद भारती केस हो गया, फिर हमारा मिनरल केस हो गया। क्या क्या हुआ इन केस में एक बार देखते हैं। तो इस केस में 1952 में, अब नई नई उस समय सुप्रीम कोर्ट बनी है, 1951 जस्ट अभी देश आजाद, भाई हमारा देश तो पहला चुनाव हुआ है, अभी आके हम खड़े हुए हैं जस्ट, और सामने कोर्ट पे केस आ गया, कोर्ट के ऊपर केस, यहाँ पे भैया कोर्ट के अंदर केस आया कि कोर्ट ने क्या कह दिया इस चंपक इस वाले केस में दोराई राजन में कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर ओवर डीपीएसपीस। फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे, हाँ, लेकिन डीपीएसपीस के लिए आप फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस कर सकते हो तो शायद डीपीएसपी ऊपर आ पाए। FR can be amended to give effect to DPSPs, but FRs are importanter. FRs are very important. दूसरी चीज इस केस में क्या हुआ, जो हमारा केरला एजुकेशन बिल था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि सिचुएशन ऐसी ना आ जाए जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए बिटवीन एफआर एंड डीपीएसपीस। ये लड़ाई नहीं चाहिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट बार बार आता रहेगा। वी आर गिविंग यू ए डॉक्ट्राइन, कौन सी? एक डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस, कि हार्मनी से रहो, प्यार से रहो, खुशी से रहो, आराम से रहो, अपनी मोहब्बत में रहो। कंस्ट्रक्शन किस चीज का? कि दोनों के होने से ही भलाई है। अब गोलकनाथ केस हुआ, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही ज्यादा आगे की सोच विचार वाला फैसला था। क्या पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी एब्रिज्ड, कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, मतलब कि ये पवित्र हैं एंड दे आर एब्सोल्यूट इन नेचर। अगर ऐसा ही ये जजमेंट अगर आप सुप्रीम कोर्ट दे दे तो तहलका मच जाए सरकार में, कह रहे मालिक क्या कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट साहब, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब ही कर दिया था 67 में ही। क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने? कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे कैन नॉट बी एब्रिज्ड, दे कैन नॉट बी टेकन अवे, दे कैन नॉट बी डाइल्यूटेड, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, इन्हें कोई टच नहीं करेगा, दे आर एब्सोल्यूट एंड दे कैन नॉट बी डाइल्यूटेड एनीवे। फिर आता है हमारा एक केस, इसके बाद इस केस से पहले तक 67 से 73 के बीच में कई बार 24वां अमेंडमेंट, 25वां अमेंडमेंट, खूब सारा हुआ, अमेंडमेंट हुए, संविधान की खूब चीरफाड़ हुई। इसके बाद केशवानंद भारती केस हो गया। यहां पे कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट, कर लो बेटा, तुम्हारे मन की है इंदिरा गांधी जी, कर लो आप बेटा, आपके जैसे आप चाहो आप करके देख लो, आप संविधान में कोई पार्ट चेंज कर सकते हो, बट यू कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे सरकार ने कहा क्या मतलब? कि इसका मतलब यह है कि आप कर सकते हो लेकिन नहीं कर सकते हो। कैसे नहीं कर सकते? कि आपने जो भी चेंज किया वो हम चेक करेंगे कि यह संविधान की मूल भावना में आता है कि नहीं आता है। अगर मूल भावना में नहीं आता है तो आपका वो अमेंडमेंट नल एंड वॉइड माना जाएगा। दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ क्या? ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ संविधान। ये दुनिया के किसी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं बोली, लेकिन हमारे ने बोली, ढूंढ के अपने आप से इजाद कर दी नहीं, कि ये है संविधान में एक मूल भावना। अगर आप संविधान पूरा पढ़ रहे हो तो आप संविधान के निर्माताओं की एक फिलॉसफी जान सकते हो। वो फिलॉसफी क्या है? वो कहां कहां दिखती है? प्रियम्बल में दिखती है, फंडामेंटल राइट में दिखती है, पार्ट 2 में दिखती है, इलेक्शन में दिखती है, फेडरलिज्म में दिखती है। ये कहां है? ये सब संविधान के पूरे संविधान में है, पर छांटो अपने आप से और हम बताएंगे कि वो संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन हुआ कि नहीं आपके नए अमेंडमेंट से। अच्छा ठीक है भैया। अब आया केस 1980 मिनरवा बिल्स में। ये केस मिनरवा बिल्स में क्या हुआ? इस केस में कोर्ट ने बोला कि संविधान अगर पार्लियामेंट कोई कानून लेके आती है, लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल कौन सा? 31C। मतलब क्या है 31C? क्या है कि डीपीएसपी को अमल में लाने के लिए अगर कोई कानून आया है, वुड बी प्रोटेक्टेड ओनली, तभी प्रोटेक्टेड होगा, ओनली इफ इट इज मेड टू इंप्लीमेंट डायरेक्टिव्स जो उसने संविधान में लिखे हुए थे इन 39B एंड C एंड नॉट एनी अदर डीपीएसपी। कि 39B और C जो हमने पीछे देखा था, 39B और C क्या थे? कि मेटीरियल रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी, अगर सरकार उसको ओनरशिप ले रही है तो ऐसे लेके सब में बटे वो फिर बाद में। तो अगर इन्हीं को पॉलिसीज को अमल में लाने के लिए कोई कानून आया है तभी वो कानून टिक पाएगा। दूसरे मिनरवा बिल्स में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एफआर और डीपीएसपी बराबर हैं, ये दोनों सेम रहे तो ज्यादा बेहतर है, इनमें दोस्ती बनी रहे तो ज्यादा बढ़िया। बस ये बात। अब इसके बाद हमारे क्या क्या इसके बाद हुए चेंजेस, एक बार वो देखते हैं। तो 42वां अमेंडमेंट आया था।
इसमें डीपीएसपी में कई सारे चेंज कर दिए गए थे। क्या क्या? आर्टिकल 39 ये ऐड हुए थे। क्या? टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये ऐड किया गया। 39A ऐड किया गया कि इक्वल जस्टिस चाहिए, फ्री लीगल एड चाहिए टू द गरीब आदमी। फिर 43A ऐड किया गया टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, के साथ हमारे वर्कर्स हुए उनके पास भी यूनियन हो अपनी, वो बात कर सके कंपनी के डायरेक्टरों से। फिर इसके बाद 48A ऐड हुआ, ये क्या है साहब? ये है प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ एंड हमारे सारे फॉरेस्ट सबको बचाना है हमें, ये डीपीएसपी से सरकार की जिम्मेदारी हो गई है। अब इसके बाद 44th आया। 44th ने क्या बोला कि आर्टिकल 38 को याद कर लेते हैं। क्या करते हैं इसमें? स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, कि स्टेट कोशिश करेगा कि यहां पे लोगों में जो है असमानता बनी हुई है, किसी को पैसा बहुत ज्यादा किसी पे नहीं है, तो ये बराबरी थोड़ी सही हो पाए, बस ये करने के लिए ये बात, ये सारे अमेंडमेंट हुए डीपीएसपीज में। इसके बाद 86वां अमेंडमेंट हुआ 2002 में, जिसमें कि एजुकेशन की बात हो गई, और इस एजुकेशन की वजह से क्या हुआ, हमारे फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया जो आर्टिकल 21A कहलाता है, द राइट टू एजुकेशन। अब तुम पे चॉइस नहीं है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बेटा। जो हमारे बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे, उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन चाहिए, देंगे हम। द अमेंडेड डायरेक्टिव क्या करता है? स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बच्चे छोटे हैं 6 साल से, और जो बच्चे 6 साल से ऊपर के हैं, 14 से नीचे के हैं, उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। सरकारी स्कूल बनाओ, फ्री में दाखिला दिलाओ, किताबें दिलाओ, जो करना कराओ, हम नहीं जानते, लेकिन बच्चे को बेसिक शिक्षा चाहिए, बस। फिर 97CA आ जाता है। ये सीए किसके लिए है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, जो सहकारी समितियां बनती हैं। सहकारी, आपने नाम सुने होंगे, कोऑपरेटिव बैंक, महिला सहकारी बैंक, ग्रामीण सहकारी बैंक, ये कई कई हमारे लिज्जत पापड़, अमूल, ये सब सारे क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे बनते हैं। इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट क्या? द वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड द प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये कहां है? 43B बन गया ये। ठीक हो गई बात। अब ये आगे चलते हैं, इसमें क्या और इसमें करना है हमें। तो भैया इसके लिए हमारे संविधान, अब ठीक है, संविधान ने इतनी अच्छी बातें कह दी, सरकार ने क्या किया? मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये क्या क्या है? ये उन लोगों के लिए हैं जो कि गर्भवती हैं, मतलब महिलाएं हमारी। तो अब रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्ड बर्थ, कि भैया वो पेट से हैं, गर्भवती हैं, और उनका मैनेजर कहते हैं अगर ड्यूटी पे नहीं आए सुबह 8 बजे तो फिर फायर, तो ये चीज ना हो पाए। दैट मीन्स इसने अमेंड किया द प्रोविजंस रिलेटेड टू जो ड्यूरेशन एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैटरनिटी रिलीफ एंड हमारे अदर फैसिलिटी। मतलब क्या है कि अब जो हमारी महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती होती है और जो नौकरी पेशा होती है, उनको छुट्टी मिलती है, पेड लीव मिलती है। क्यों? कि आप अपने घर पे रह के आराम से बच्चा अपने डिलीवर करो, या हॉस्पिटल जाके जो भी करना करो, और आप बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि शुरू में अब एकदम बच्चा पैदा हुआ है, नया नेटल बच्चा है, वो उसको चाहिए होती है पूरी केयर। उस केयर के लिए अब वो गर्भवती महिला जो अभी माँ बनी है, वो नौकरी भी कर ले, नहीं कर पाएगी। तो ऐसे के लिए हमने क्या बनाया कि उतने ड्यूरेशन में आप उसको पेड, उसको पूरी सैलरी दोगे, और 3 महीने बाद जब वापस आएगी काम पे, तो उसको उसी पद पे या उसके अच्छे पद पे उसको आप उसको वापस लेके आओगे। ठीक है। अब नरेगा योजना, तुम्हारा जो यूपीएससी क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे केस में तुम्हें क्या ऑप्शन मिलेगा? तुम्हें ऑप्शन मिलेगा ये, क्या है इसमें? ये है इसमें नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मतलब कि तुम्हें रोजगार मिलेगी। इसमें सरकार तुम्हें गारंटी दे रही है कि साहब तुम्हें काम करने के हम पैसे देंगे, काम करो, जो भी हम देंगे काम करने को। इसके बाद कुछ और भी कानून आने वाले हैं। क्या क्या? यूसीसी, लिकर प्रोहिबिशन, बैन ऑन लिकर वेंडर ऑन हाईवेज, ये सारी कुछ अभी हाल फिलहाल में चीजें होती आई हैं और होती रहेंगी, आगे भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है ना। अब 31A, ये है FR, पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ये 31A। ये क्या कहता है कि जब जब कोई कानून आएगा, कैसा कानून? इन 5 चीजों के लिए, 1 2 3 4 5, इन 5 चीजों के लिए कोई अगर कानून आ रहा है, आर्टिकल 31A कहता है आई विल सेव द कानून, सेव द 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड बिकमिंग इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ, कि ये जो कोई कानून है, जो इन 5 वाले, ये कानून वायलेट कर रहे हैं या फिर कंट्रावीन है फंडामेंटल राइट से, और जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा होगा कोई इन 5 तरीके के कानून आने से, तो मैं उसको बचा लूंगा। आर्टिकल 31A यही कहता है। क्या क्या? एक्विजिशन ऑफ एस्टेट्स एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट्स। ठीक है भैया। फिर टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज बाय द स्टेट, फिर एमैलगेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, कोई कॉर्पोरेशन को मिक्स कर देना, कोई कॉर्पोरेशन का कोई मैनेजमेंट छीन लेना, एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कोई भी कॉर्पोरेशन, फिर एक्सटिंग्विशमेंट या मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। तो इनको अगर लाने के लिए कोई कानून आ रहा है और वो कानून दिख रहा है कि वो कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, खास तौर पे आर्टिकल 14 या आर्टिकल 19, देन उस कानून को चैलेंज होने से रोका जाएगा। कैसे? आर्टिकल 31A की वजह से। बस ये इन्हीं 5 तरीके का कानून, बस, और कोई छठा तरीके का नहीं।
अब 31 बी क्या कहता है? 31 बी कहता है कि जो भी आर्टिकल 31 ए में लिखे हैं वो तो है ही है, अगर कोई कानून आता है जो कि नवे शेड्यूल में डाल दिया गया है किसी भी तरह से, ये कहां है? ये है इन द लास्ट ऑफ, एट द लास्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 9th सूची, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल, अगर उसमें कोई कानून डला हुआ है 9th शेड्यूल या उसका कोई भी प्रोविजन, तो शैल बी डीम्ड टू बी वॉइड, ऐसा कोई भी कानून वॉइड नहीं होगा। क्यों? खाली इसी वजह से कि आप कहो अरे साहब ये तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, अरे नहीं साहब आर्टिकल 19 का उल्लंघन है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 9th शेड्यूल में डला हुआ है देन दैट मींस कि वो एक्ट या वो रेगुलेशन ओके है। बस अब 31 सी भी इसमें इंपॉर्टेंट हो गया। 31 सी कहता है कि पहली बात तो ये, कोई भी कानून जो आया है, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर आर्टिकल, इन एनी अदर आर्टिकल 13 स्पेशली, नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, जो कहां लिखी है हमारे आर्टिकल 36 से लेकर 51 वाले, तो इसमें जो हमारे ऑल और एनी ऑफ द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन पार्ट 4, दैट मींस 31 सी कहता है कि अगर डीपीएसपी को लाने के लिए कोई कानून आया है और वो कानून अगर लग भी रहा है कि कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उसकी वजह से, खासकर आर्टिकल 14 या 19, तो भी वो कानून को चैलेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि भैया वो कानून अच्छी बात है, वो कानून आना ही सही था। बस साफ सीधी बात। दैट मींस आर्टिकल 31 ए बचा रहा है 5 तरीके के कानूनों को, 31 बी बचा रहा है 9 शेड्यूल में डले हुए कानूनों को, और 31 सी कहता है कि डीपीएसपी को लाने के लिए अगर कोई कानून आया है देन दैट कानून इज ऑल राइट। बस साफ सीधी बात। चलो अब चलते हैं अगली पार्ट पे, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये चैप्टर हमारे इसमें पार्ट 4A में आता है, पार्ट 4A का मतलब है कि अमेंडमेंट आया होगा कोई बाहर से। अब अमेंडमेंट से अगर आया है तो क्यों आया, क्या आ गया, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इसकी, ऐसी क्या बात हो गई? तो अब ये बात ऐसी पड़ी इसकी कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे ना पहले नहीं थे। इंदिरा गांधी जी की सरकार ने बताया बाद में कि साहब हम तो वो चीज लेके आए जो हमारे संविधान के निर्माताओं ने छोड़ दी थी, मिस्टेक कर दी थी, हमने पूरी कर दी। कैसे कैसे भैया? ये जो ड्यूटीज हैं ये नॉन एनफोर्सिएबल है, ये ड्यूटीज नॉन जस्टिसेबल है, तो क्या पूरा कर दिया ऐसा खास? अब पार्लियामेंट कैन इंप्लीमेंट देम थ्रू मेकिंग एनी लॉ। ठीक है भैया, कानून ले आना बाद में। ड्यूटीज किन के लिए है? नागरिकों के लिए है। अच्छा साहब ठीक है भैया। ये कौन लेके आए? ढूंढ के लेके आए, स्वर्ण सिंह साहब ढूंढ के लेके आए। तो सरदार जी थे हमारे स्वर्ण सिंह जी, ये इनको भेजा गया रशिया जाओ, यूएसएसआर जाओ, बढ़िया मॉस्को वॉस्को में बैठो, स्टालिनग्राड में बैठो और वहां जाके एकदम पूरा पता करो कौन सी ड्यूटी बढ़िया वाली लेके आ जाओ हमारे यहाँ। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी 76 में। ठीक है भैया, ये इन्होंने पूरी यूएसएसआर की पढ़ाई कर डाली कि कैसे कैसे लाल क्रांति हुई, कैसे कैसे लेनिन आया, कैसे कैसे स्टालिन, कैसे कैसे ब्रेजनेव और क्रूशेव और गोर्बाचेव, सारे जितने लोग हैं, तो इन लोगों ने कैसे कैसे रशियन या सोवियत लोगों को कंट्रोल किया हुआ है। वो कैसे किया हुआ है कि स्टेट के प्रति तुम जिम्मेदार रहोगे। चेरनोबिल में हादसा हो गया है, न्यूक्लियर प्लांट फट गया है, चलो तुम सबके सब वहां के जाके सफाई करो, सारे के सारे मरो जियो हमें मतलब, लेकिन करना पड़ेगा, स्टेट की जिम्मेदारी है। अच्छा साहब ठीक है, तो ऐसी बात है, ढूंढ के ही लेके आ गए और इन्होंने लिख दी कहां? फंडामेंटल ड्यूटी में। अब कमेटी ने दी थी 10 फंडामेंटल ड्यूटियां कि ऐसी ऐसी बढ़िया वाली, ये 8 या 10 दी थी इन्होंने, सरकार ने कुछ ली, कुछ अपने मन से और डाल दी। अब ये कई तरह की हैं, कैसे कैसे? ये महिलाओं के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, टुवर्ड्स अपनी एजुकेशन, टॉलरेंस, भाई भतीजावाद पूरा हो जाए, पूरा यूनिटी इंटेग्रिटी एकदम सबका सबके लिए, एकदम बहुत ही बढ़िया नोबल आइडियाज है हमारे नेशनल मूवमेंट के, सारी चीजें इसमें लिख डाली बढ़िया बढ़िया। कैसे आई, क्या हुई बात बताओ सर पूरी, कैसे आगे ये हम क्या पढ़ेंगे इनमें? तो अब इसमें इसकी खोजबीन ऐसे होती है कि यूएसआर का संविधान एक था, ठीक है, उसमें हमने देखा कि हाँ ये रखते थे यार अपने पास। हमने कहा स्वर्ण सिंह साहब जाओ आप जरा घूम के आओ जरा एक बार, तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनती है 76 में। इन्होंने कहा फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत बढ़िया चीज है संविधान में, वहां के उनके यूएसआर के, और वही लेके आना है हमें, ये इन्होंने कहा बहुत जरूरी है। और इस समय पे कई सारे लोग हैं जो 76 में, एक तो इमरजेंसी लगी हुई है 1975, तो उस समय की इमरजेंसी और उस समय के कई सारे लोग, देश भर के ऑपोजिशन नेता, पॉलिटिशियन, सब लोग, तो इनकी कमेटी, इनकी सरकार, इन लोगों ने बोला कि देश के जो लोग हैं ना, ये अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं, अपना धर्म भूल जा रहे हो तुम लोग अपना धर्म कैसे भूल सकते हो? ये बातें हो गई। अब इन्होंने कहा ये इंदिरा गांधी जी मैडम, ये चीज हो सकती है। कैसे हो सकती है? कि अमेंडमेंट लेके आओ संविधान में। ठीक है भैया, कमेटी ने रिकमेंड की थी ओनली 8 ड्यूटीज, सरकार ने कहा 8 नहीं 10 डालेंगे हम। 10 डाल दोगे आप? हाँ 10 डालेंगे हम, और 10 फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी गई संविधान में 42वें अमेंडमेंट के तहत। ठीक है भैया, कहां डाली गई? ये डाली गई पार्ट 4A बना के, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज और हमारा पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटी यही कहीं आ गई। इसमें क्या है, इकलौता एक ही आर्टिकल है, सिंगल आर्टिकल 51A, बस। 36 से 50 कहां है, सॉरी 36 से 51 कहां है? डीपीएसपीज में है। 51A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसके अंदर 51AA, 51AB, 51AC ऐसे करके 51JK तक है, 11 हो गई टोटल अभी तक। तो अब हमारी 86वां अमेंडमेंट हुआ जिसने 11वीं ड्यूटी भी जोड़ डाली।
हमारे स्वर्ण सिंह साहब ने क्या बताई थी, इन्होंने कहा था मैं कुछ ऐसी और ड्यूटी भी है मैडम जी, वो आप और ले लो, पर वो मैडम ने कहा यार ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे यार, ये तो फिर ऐसा हो जाएगा, ये तो फिर हमारे लोग खफा हो जाएंगे हमसे। सो वोटिंग और पेइंग टैक्सेस, ये सब भी तुम्हारी ड्यूटी है, सारे देशवासियों तुम्हारी सबकी जिम्मेदारी है ये। तो उन्होंने कहा ऐसी भी ड्यूटी बनाओ, लेकिन ये ड्यूटी इंदिरा गांधी जी ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा नहीं ज्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। अब कैसे कैसे बात हुई, हमारे 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 देश में शुरू से ही धर्म की बात नहीं है। धर्म, धर्मा, ड्यूटी, तुम्हारी एज ए ड्यूटी क्या है कि तुम देश के बच्चे हो, तुम क्या करने चाहिए, तुम पढ़ाई करो, तुम इंटरनेट पे ट्रोलिंग मत करो लोगों की, तुम इंस्टाग्राम पे ऐसे गंदे गंदे कमेंट गाली वाली मत लिखो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है तुम्हारी कि तुम पढ़ाई करोगे, अपना करियर बनाओगे, अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का जो है सारा उत्थान करोगे, सब लोगों को उनको प्राउड फील कराओगे। तो ये धर्म जो है एज अ सेंस ऑफ ड्यूटी हमारे देश के, हमारे समय से इंडियन वे ऑफ लाइफ में है पहले से। अब ये पार्ट 4A क्या कहता है कि मेरे पार्ट 4A होने की वजह से टॉलरेंस लोगों में बढ़ गई है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है लोगों में, प्लूरलिज्म है, लोग खाली अपने बारे में नहीं सोचते हैं, औरों के बारे में सोचते हैं, ऐसी मतलब थ्योरी तो है। अब डिग्निटी ऑफ विमेन, इंटर आली, सारी बातें बढ़िया बढ़िया हो गई, देखो साहब कितनी अच्छी बात हो गई। राइट्स एंड ड्यूटीज आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, यू हैव राइट्स देन यू हैव ड्यूटीज ऑल्सो। जब तुम राइट्स अपने एंजॉय करते हो, ये तुम दोनों चीजें करोगे, फिर ड्यूटी भी अपनी निभाओगे। दैट मींस परफॉर्मेंस एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटीज जो है वुड फुलफिल द प्रोमिसेस ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4, कि जो जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट देना चाह रहे हैं आपको, अगर आपने ड्यूटी नहीं निभाई तो उनका होने का पार्ट 3 पार्ट 4 का पूरा कंप्लीशन, उनका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। अब ड्यूटीज क्या है, दे सर्व एज अ वार्निंग कि हम सिटीजन्स का एक्टिव रोल देखना चाहते हैं इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। हम देखना चाहते हैं सिटीजन्स को पूरे आगे चल के वो आगे आए, काम करें, रादर देन बीइंग म्यूट स्पेक्टेटर्स। आपको खाली बाय स्टैंडर्स नहीं बनना है, आपको यू हैव टू बी एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द नेशन बिल्डिंग। और वो आप कर रहे हो कैसे, जब आप अपनी पढ़ाई करते हो। तो अब क्या वो ड्यूटीज है, क्या ABCDEFGHI, ठीक है भैया, ये ड्यूटीज है। अभी IJK भी आ गया है, कैसे, टू अवॉइड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। जो हमारे नेशनल फ्लैग है, जो नेशनल एंथम है, आप उसका सम्मान करोगे, ठीक है भैया। अब चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स, जिनके भाई वो आदर्श जिन पे हमारा बेस था, क्या, हमारे देश का नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। यू विल अबाइड बाय दैट आर्टिकल्स, बाय दैट वो हमारे प्रिंसिपल्स, नोबल आइडियाज। अब अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। फिर यू विल डिफेंड द कंट्री व्हेनेवर कॉल्ड अपॉन, जब भी देश को तुम्हारी जरूरत होगी तुम अपनी बलिदान अपना दे दोगे, ठीक है भैया। नाउ प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, आप भाईचारा बना के रखोगे, आप इन चीजों से ऊपर उठोगे, लैंग्वेज से, कास्ट से, बैरियर से, रिलीजन, रीजन, डाइवर्सिटी से, इनसे आप ऊपर उठोगे, आप महिलाओं का सम्मान करोगे। You will not comment on reels of women, भद्दे कमेंट, you will not do it। फिर to value and preserve the rich heritage of our composition, हमारा कल्चर कितना डाइवर्स है, तब भी हम अनेकता में एकता है। You will value it, you will preserve it। Now you will value, protect and improve the natural environment जो आपके आसपास है। कूड़ा कचरा नहीं करोगे बेवकूफ आदमी, तुमको सड़क पे कचरा नहीं फेंकना है। तुमको जब हिमाचल या तुम जब घूमने जाते हो ऊटी में, वहां पे तुम गंदगी नहीं करोगे पहाड़ पे। तुम जब समुद्र में जाते हो बीच में, तो तुम अपनी अपनी नाव से कोई गंदी चीज समुद्र में नहीं फेंकोगे। दैट मींस ये क्या है, तुम्हारी फंडामेंटल ड्यूटी है कि आप फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, एनीथिंग जो भी आपके नेचुरल पर्यावरण में है, यू विल हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। यू विल अंडरस्टैंड कि नेचुरल एनवायरनमेंट आगे आने वाले लोगों के लिए है। फिर टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यू विल डू ऑल दिस। फिर टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, आग मत लगाते ना बसों को, तो वो बातें भी है। फिर इसके बाद आगे चलो, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, क्या बेहतर तरीके से बेहतर योगदान दोगे अपना पूरा, और देश को जो है एकदम आगे की ऊंचाइयों पर लेके चले जाओगे, ठीक है भैया। अब 51A ये लास्ट ड्यूटी जोड़ी गई थी, क्या है, ड्यूटी ऑफ द पेरेंट या गार्डियन, क्या, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, किसको, टू हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को, या एज द केस में बी वार्ड, चाहे आपका लीगल बच्चा हो, चाहे आपका बायोलॉजिकल बच्चा हो, जो भी हो, जो भी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 है, उसको आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी। कौन सी, भाई कैसी एजुकेशन, कौन सी है ये है फ्री एंड कंपलसरी। फ्री एंड कंपलसरी। अगर वो व्यक्ति अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है प्राइवेट स्कूल में, देन वो सरकारी में भेजे, लेकिन भेजे, ये बात है। नाउ अब कैसे कैसे इन ड्यूटियों ने क्या क्या काम कर डाला हमारा, तो इन्होंने क्या, ये जो हमारी ड्यूटीज हैं, ये मॉरल ड्यूटीज का, सिविक ड्यूटीज का मिक्सचर है। कैसे कैसे, नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, ये तो मॉरल लेसन है हमारे, हम मानते हैं ना ये बात। तो जो हमारे देश के बुजुर्गों ने, जो हमारे देश के निर्माताओं ने जो लड़ाई लड़ी है, उनके आदर्श क्या थे कि देश में लिबर्टी आएगी,
इक्वालिटी आएगी, फ्रेटर्निटी आएगी, देश में हरिजनों के साथ बदतमीजी नहीं होगी, देश में SC ST OBC विमेन महिला वर्कर जितने सारे हैं इनके साथ अनिति नहीं होगी। ये क्या है? ये हमारे मॉरल लेसन है कि इन्हीं पे बेस था पूरा फ्रीडम स्ट्रगल। और सिविक ड्यूटी क्या है हमारी? वो क्या है? रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई ये तो हमारी सिविक सेंस है, हमारा कॉमन सेंस है हमारा कि हमारे देश का संविधान, उसकी तो इज्जत करेंगे ही ना हम। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी हमारी पार्ट 4 में वो इसका मिक्सचर है इन दोनों का। नाउ ड्यूटीज ओनली इंटीग्रेट एंड कोडिफाई क्या द इंडियन वे ऑफ लाइफ। जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है वो उसको लिख के दे दी गई है। ठीक है भैया। अब सर्व एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द सिटीजन, कि भाई सिटीजन लोग इसका तो फॉलो कर ले कम से कम। फिर प्रमोट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट टू फुलफिल क्या चीज? देयर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस व्हाइल एंजॉयिंग राइट्स। कि भैया जब तुम राइट्स एंजॉय कर रहे हो तो साथ में तुम्हारे पास यू हैव अ जिम्मेदारी। दे सर्व एज अ बीकन लाइट फॉर द जुडिशरी आल्सो, कि जब कोई कानून आएगा उस कानून में ये चेक करना होगा कि कानून बढ़िया चीज है कि नहीं है। वी कैन लुक फॉर फंडामेंटल ड्यूटी आल्सो, कि अगर ड्यूटी ऐसी कहती है और उसी के लिए कानून आया है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। नाउ क्या कमेटी बनी इनके लिए? सॉरी गला खराब हो रहा है ना बिकॉज ऑफ कितना हमारा ये आजकल पोल्यूशन बहुत हो रहा है। नाउ कमेटी ये थी ओरिजिनल वाली, तो स्वर्ण सिंह सरदार जी कमेटी बनी है। अब इसने क्या बोला? इंक्लूजन ऑफ अ सेपरेट चैप्टर, पूरा पूरा फंडामेंटल ड्यूटीज का हमारे संविधान में इन्होंने कहा था कि लिख देना भैया इकलौते एक आर्टिकल में 51 में। ठीक है भैया। अब इन्होंने कहा था कि आप इनकॉर्पोरेट करना 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। 8 सरकार ने कहा अच्छा 8 10 ले लो। तो इन्होंने कहा, सरदार जी ने बोला ठीक है आप 10 भी ले लो, पर लेकिन 8 ठीक थे। नहीं हम और लेंगे। फिर पार्लियामेंट ने बोला हम ला रहे कानून पूरा का पूरा, कर देंगे संविधान में अमेंडमेंट। अब इन्होंने क्या क्या बोला था? इन्होंने बोला था हमारे 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 इस कमेटी ने कि पार्लियामेंट मे प्रोवाइड लेजिस्लेशन फॉर द इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी या पनिशमेंट जिन जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। अब जो कानून आया है फॉर द पेनल्टी इट शैल बी आउट ऑफ परव्यू ऑफ जुडिशियल अपने रिव्यू, कि कोर्ट उसमें सुनवाई नहीं करेगी। अब ड्यूटी टू पे टैक्सेस 1 2 3, तो इन्होंने जो अपनी 8 ड्यूटियां दी इन्होंने सरदार जी ने, इन्होंने उन 8 में से ये 3 थी। 3 क्या थी? कि पार्लियामेंट कानून ला सकती है फॉर द पनिशमेंट ऑफ उन लोगों के लिए जो कि अपनी ड्यूटियां नहीं निभा रहे हैं। दूसरी चीज, जो कानून लाएगी पार्लियामेंट उस कानून को कोई चैलेंज नहीं करेगा। तीसरी चीज, ड्यूटी टू पे टैक्सेस शुड ऑल्सो बी फंडामेंटल ड्यूटी। ये किसने कही थी? हमारी कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटी, जिनका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है भैया। अब यहां पे कुछ रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी विच वर नॉट एक्सेप्टेड। कौन सी थी वो यही 3 थी। पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर एनी पेनल्टी, फिर एनी लॉ इंपोजिंग सच पेनल्टी भैया कैन नॉट बी क्वेश्चनड, फिर तीसरी चीज जो हमारा ड्यूटी टू पे टैक्सेस। तो इसको हमने सरकार ने कहा ये ज्यादा हो जाएगा यार, लोग टैक्स देने वाले हैं कितने यार? 5 तो तरीके के लोग हैं। एक है हमारे अमिताभ बच्चन टाइप के लोग हैं, एक अंबानी जी हैं कोई, एक हमारे कोई ये होंगे वो होंगे, इतने ही लोग टैक्स देते हैं हमारे, और कोई देता ही कौन है टैक्स? तो अब इन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो पाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब एक और कमेटी आई थी बाद में, ये काफी बाद में आई, 1999 में आई वर्मा कमेटी। तो जैसे वर्मा जी कमेटी थी ये। अब इन्होंने कहा रीओरिएंट कर दो अप्रोच टुवर्ड्स द स्कूल करिकुलम और टीचर्स का एजुकेशन प्रोग्राम एंड इनकॉर्पोरेट करो फंडामेंटल ड्यूटी इन द हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो जब बच्चे कॉलेज में जाते हैं, 11 12 स्कूल में होते हैं, तो उनको यहां पढ़वाओ भैया कि आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। अब एनसीआर बनाओ, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002, ये कमीशन आया। इस कमीशन ने क्या बोला? रिकमेंडेड द इंप्लीमेंटिंग द जस्टिस वर्मा कमेटी। जो इन्होंने कहा था वर्मा जी ने, उस जस्टिस वर्मा जी कमेटी ने, कि भैया वो जो ऊपर बात कह रहे थे उसको तो पढ़वाओ इन लोगों को, बच्चों को, सबको। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बोला सेंट्रल सरकार को टू इनैक्ट करो ऐसा कानून फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज बाय सिटीजंस, रिकमेंडिंग जो हमारे वर्मा जी कमेटी ने बोला है उसको आप पूरा करवाओ किसी भी हाल में, हम नहीं जानते। सरकार ने कहा भैया कर देंगे, ठीक है। अब वर्मा कमेटी आइडेंटिफाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग लीगल प्रोविजन। तो इन्होंने कहा ऑलरेडी हमारे पास कुछ कुछ चीजें तो हैं, कानून है, जैसे क्या क्या? प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर, ठीक है, ये है। अगर आपने झंडे का अपमान किया तो, अगर आपने राष्ट्रगान के समय पे अगर आपने बदतमीजी करी तो नहीं, सॉरी, इस पे आप इस पनिशमेंट है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ठीक है भैया, आरपीए हमारा एक्ट हो गया। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एयर एक्ट, पोल्यूशन एक्ट, सारे हमारे एक्ट हैं। तो ये ऑलरेडी कुछ कुछ चीजें तो हैं जो हमारे कानून हैं बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, पर वी हैव टू हैव मोर। अब एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या बोला? जो रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कमीशन जो है, रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है, तो उस कमीशन ने बोला कि और लेके आओ क्या? ड्यूटी टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ फैमिली वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, के बच्चे आजकल जो हो रहे हैं ये रिस्पॉन्सिबल ये पेरेंट्स के हों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ड्यूटी टू पे टैक्सेस, ड्यूटी टू वोट। फिर ड्यूटी ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, क्या करने के लिए? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ देयर वर्कर्स। जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, हमारी कंपनी फैक्ट्रियां हैं, वो अपने वर्कर्स के बच्चों का ध्यान रखें,
तो ये कुछ ड्यूटियां हैं जो और जोड़ी जाएं इस एनसीआरडब्ल्यूसी के मुताबिक। ठीक है भैया। अब कोरिलेशन कैसा है भैया एफआर और एफडीज में, अगर ये यहां नहीं दिख पा रहा हो कोई बात नहीं, नोट्स में ले लेना, देख लेना। कहां से आए हैं ये एफआर, हमारे यूएस से आए हैं। ये कहां से आए हैं, यूएसएसआर से आए हैं। फिर पार्ट 3 में कहां है ये हमारे आर्टिकल 12 से 35, ये कहां है इकलौता हमारा पार्ट है जिसमें इकलौता आर्टिकल है 51 है। अब जस्टिसेबल भी है, इन्फोर्सिबल भी है। ये क्या है, नाइदर जस्टिसेबल नॉन इन्फोर्सिबल, कुछ नहीं है इनका हिसाब। अब एप्लीकेबल टू हमारे फॉरेनर्स एज वेल, कुछ कुछ हमारे जो आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल हमारा 18 हो गया, आर्टिकल हमारा 21 हो गया, तो ये आर्टिकल्स हमारे फॉरेनर्स के लिए भी हैं और सिटीजन के लिए भी हैं। ड्यूटीज हमारी किसके लिए है, लिमिटेड टू इंडियंस ओनली, इंडियन सिटीजन ओनली। अब ड्यूटीज नॉट मेंशन इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं थी भैया, ये शुरू से ही थे, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आए थे साथ में हमारे। अब सेल्फ एनफोर्सिएबल नहीं, अपने आप से सेल्फ इंप्लीमेंट हो पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के भाई कोई कानून चाहिए तुम्हें, क्या है आर्टिकल 17 क्या है जरा बताना मुझे। अब इधर क्या चाहिए, यहां पे आपको लॉ लाना पड़ेगा, कानून लाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, स्टेट पे, कि ये गलती मत कर देना, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल, ये आपको संभालने बच्चे, ये सबके राइट्स। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी कितनी है, ऑन द पीपल ओनली, इंडिविजुअल पे। अब ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट्स, इधर फंडामेंटल राइट्स दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ड्यूटीज, ये तो रहेंगे आपस में एक दूसरे के पूरा कहेंगे, तो ये ऐसे चलेंगे, इनका काम ऐसे ही हो रहा है। नाउ अब ड्यूटीज आर द रिजल्ट ऑफ राइट्स फुलफिलमेंट, क्या बात है ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें क्या बात है, जो आजकल के देश हैं, अच्छे अच्छे देश हैं, लिबरल डेमोक्रेसीज, जहां पे लोगों के पास पूरी आजादी है अपने सारे राइट्स को एंजॉय करने की, दे विल ऑटोमेटिकली फुलफिल एसेंशियल ड्यूटीज। जैसे अच्छे खासे डेवलप्ड अच्छे वाले देश, वहां पे लोग ध्यान रखते हैं कि अगर पानी का टैप खुला हुआ है तो बंद करना है उसे। वहां पे लोग ध्यान रखते हैं कि अगर मैं पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा रहा हूं तो मोटरसाइकिल अपनी पूरी सड़क के बिल्कुल किनारे लगाऊं। हमारे देश में हाल देखो जरा, ये क्या मतलब हुआ, ये यहां पे वहां के जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपने एसेंशियल उनकी जो ड्यूटीज हैं दे फुलफिल इट, एंड सरकार भी वहां पे विल टेक इट्स ड्यूटीज, क्या करने के लिए, इनको सबको कंड्यूसिव ऐसा माहौल दे कि वो अपने राइट्स एंजॉय करें, अपनी ड्यूटीज पूरी करें। अब राइट टू इक्वालिटी, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट ऑफ माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन, ये कहां है, ये एंश्योर्ड है अंदर, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में। अब फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अपहोल्डिंग यूनिटी जो हमारी है, एंड इंटेग्रिटी जो है, प्रमोटिंग हार्मनी है, वुमेन डिग्निटी है, ये सारा हमारा उसको और आगे लेके जाता है। हमारे 2-3 राइट्स हमें मिल गए ऊपर पार्ट 3 में ही, लेकिन कुछ कुछ और चीजें हैं। कैसे, हमको भैया हमारे देश की यूनिटी, हमारी देश की इंटेग्रिटी बरकरार रखनी है, महिलाओं की डिग्निटी उसका सम्मान करना है, ये कहां मिल रही है हमको, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज में मिल रही है। अब व्हेन द राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम इज एंश्योर्ड, ठीक है, ये हो गया आपके पास, द इंडिविजुअल का डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है, विल लीड टू एक्सीलेंस, ठीक है भैया, साइंटिफिक टेम्पर, एंड इट विल लीड टू रिस्पेक्ट फॉर नेशनल आइडियल्स। जब उस आदमी पे अपनी उसकी आजादी हो, उसकी फ्रीडम हो, तभी तो वो आदमी कहेगा हाँ साहब देश अच्छा है यार, मेरा देश बढ़िया है, मुझे आजादी मिल रही है, तो मैं अपनी पूरी निभाऊंगा, भाई मेरी जो ड्यूटी है। अब इन सच ए प्रोसेस स्टेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा बाय एनेबलिंग द फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एंड उसका इकोनॉमिक, भाई वो जो हमारा व्यक्ति है उसकी पूरी की पूरी डीपीएसपी के थ्रू उस व्यक्ति, उस कम्युनिटी के अच्छी हिफाजत हो सके, उसको सोशल, उसको इकोनॉमिक, उसको डेमोक्रेसी मिल सके, एंड जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो उसको मिल रही है थ्रू फंडामेंटल राइट। तो जब इतनी चीजें हो पाएंगी तो वो व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा पाएगा। दैट मीन्स कि जब राइट्स फुलफिल होते हैं तब ही ड्यूटीज आर एनफोर्स, तब ही ड्यूटीज आर रियलाइज, तब ही ड्यूटीज आर द रिजल्टेंट वेक्टर। ये बात है, ये इसका आइडिया है। चलो साहब, अब राइट्स और आगे चलो, जो हमारे नागरिक है हमारे, ये जी खा रहे हैं बढ़िया से, दे शुड बी कॉन्शियस ऑफ देयर ड्यूटीज। जब ये एंजॉय कर रहे हैं अपने राइट्स तो सही बात है, इनके पास कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। As rights are not absolute and cannot be enjoyed at the cost of others. Rights cannot be enjoyed in isolation. नहीं, rights cannot exist in vacuum. मेरा अगर अधिकार है शादी करना, मान लेते हैं, right to marry my one's choice, मुझे अपने पसंदीदा स्त्री से शादी करने का अधिकार है, तो यह मुझे याद रखना पड़ेगा कि मुझे विमेन डिग्निटी का ध्यान रखना है, ये मेरी ड्यूटी भी है। तो जब मैं राइट है, मेरा अधिकार है कि मैं अपने पसंद की स्त्री से शादी करने का, तो मेरा ये ड्यूटी भी है कि मैं अपनी पसंद की स्त्री से कोई बदतमीजी ना करूं, कोई उसके साथ कोई उसको खराब अव्यवहार ना करूं कि वो मुझे छोड़ के चली जाए। ठीक है भैया। अब ड्यूटीज आर कैसे, लाइक रिस्पेक्ट फॉर नेशनल आइडियल्स, प्रोटेक्शन ऑफ हेरिटेज, प्रमोशन ऑफ हार्मनी बिटवीन सारे इंडिविजुअल आपस में, वाइल प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ सिटीजन। ये सारी जो चीजें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये इंश्योर करती है जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कहां पे, एट द स्टेट लेवल इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपीस। एनेबलिंग कंडीशंस फॉर एंजॉयमेंट ऑफ राइट्स बाय सिटीजंस। कौन से वाले राइट्स, जो उसके अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सिंपल बात है, जब राइट्स हमारे जब हमारे राइट्स जब रियलाइज हो पाते हैं तो ड्यूटीज हमारी उसकी रिजल्टेंट वेक्टर है। बस इतना ही आइडिया है इसका। ठीक है भैया।
अब जुडिशरी ने कुछ कुछ बोला है क्या इस पे? हाँ बोला है। ये सुप्रीम कोर्ट का 1992 का फैसला था। तो इन्होंने कहा इफ द लॉ इन क्वेश्चन, जो भी कानून हमारे सामने है आज की तारीख में, सीक्स टू गिव इफेक्ट टू कुछ फंडामेंटल ड्यूटी, इट मे कंसिडर सच लॉ टू बी वैलिड टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 या 19, एंड इस वजह से उस कानून को मारा नहीं जाएगा। स्टेट कैन मेक लॉज टू प्रिवेंट वायलेशन ऑफ ड्यूटीज। ठीक है भैया, ड्यूटीज कैन नॉट बी इम्पोज्ड बाय रिट्स। रिट से नहीं आ पाएगी, रिट लेके आ गए आप, नहीं, रिट नहीं हो पाएगी। ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू सिटीजन ऑफ इंडिया। अब क्या क्या आज की तारीख में बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि सिटीजन्स जब अपने फंडामेंटल ड्यूटी निभाते हैं, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी, उसकी अपनी सारे लोगों को खुश रखे, कॉमन ब्रदरहुड, सारे लोगों भाईचारा। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था कि लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो हर जगह पे दिखाई लिखाई जानी चाहिए। देश के हमारे जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हमारे ऑफिस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पे लोगों को पता चले कि साहब आपकी ड्यूटी क्या है, आपको काम क्या करना होता है। अब सरकार ने इसके लिए क्या बनाया? कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। संविधान दिवस पे हम याद दिलाते हैं लोगों को कि भैया आपके पास राइट्स भी है, ड्यूटीज भी है, और ये ड्यूटी आपको बोलनी नहीं चाहिए, या आप बोल मत जाना कहीं भी। सो दीज ड्यूटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ड्यूटीज के साथ कुछ और झगड़ा भी है। झगड़ा ये है, टर्म्स क्या है यार, क्या है ये, क्या होता है नोबल आइडियल्स? कौन से आइडियल लिखते थे पूरा का पूरा? स्ट्राइविंग टुवर्ड्स एक्सीलेंस मतलब क्या है? एक्सीलेंस मतलब किस तरफ एक्सीलेंस? पढ़ाई में, खेलकूद में, कोई और साइंटिफिक चीज में, कुछ और में कोई बात बता दो, कोई चीज क्लियर कर देते। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के बाद आदमी क्यूरियस बैठा रहे, हर बात पे क्यों 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 करके पूछे, नहीं, आप क्लैरिटी से लिख देते, पूरी बात लिख देते। मेयरली द कोड ऑफ मॉरल प्रिसेप्ट्स ड्यू टू देयर नॉन जस्टिसेबल नेचर, क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है, इस वजह से ये क्या है, वही मॉरल लेसन है डीपीएसपी की तरह। फिर रॉन्गली सीक्वेंस्ड है, कैसे कैसे? शुड हैव बीन एडेड आफ्टर पार्ट 3 ओनली। फंडामेंटल राइट वहां है, डीपीएसपी के बीच में डाल देते, एफआर और डीपीएसपी के बीच में, तो मानते हैं हाँ साहब फंडामेंटल राइट भी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, सो एज टू कीप एट पार विद फंडामेंटल राइट्स। हम कहते हैं भाई राइट्स हैं तो ड्यूटी भी है, पर लेकिन इतने आगे क्यों है? फिर लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव इनफ, पेइंग टैक्सेस, वोटिंग इन इलेक्शन, कहां ये सब है ही नहीं हमारे। तो अब ये पार्ट 4 का एक आगे का एक अमेंडमेंट है, पार्ट 4 के आगे उसके अपेंडेज है, पार्ट 4 का एक और अंग है ये, मेयर अपेंडेज टू पार्ट 4। कैसे? इंक्रीज द बर्डन ऑफ पार्ट 3। तो पार्ट 3 को और बर्डन बना दिया। इससे बढ़िया तो हमारे पार्ट 3 में लिख देते, आखिरी में आर्टिकल जोड़ देते, चिपका देते, काम खत्म हो जाता। उसके लिए सेपरेट पार्ट बनाया, सेपरेट उसके लिए पूरा आर्टिकल लिख डाला। अरे कहाँ इतना करते, आराम से लिख देते पार्ट 3 के बाद ही, बेस्ट हो जाता। सो ये है कुछ इसका क्रिटिसिज्म भी। क्या पढ़ा हमने पढ़ा डीपीएसपीज पढ़े, डीपीएसपीज कैसे थे, क्यों थे, क्या होता है उनमें, और फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज कि ये क्यों आई, कैसे आई, क्या होगा इनमें, क्या मिलेगा इनमें आगे। ये हमारे क्या चैप्टर था, हमारा पार्ट 4 और पार्ट 4A खत्म हो गया चैप्टर। अब मिलेंगे अगली क्लास में जहां हम पढ़ेंगे हमारे संविधान के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट, ये सारी चीजें। ठीक है, टिल देन यू कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ, गुड लक।